हेलो एवरीवन। चलो शुरू करते हैं इस स्टोरी का एक नया एपिसोड। और तुम सब तुम्हारे कानों में ईयरफोन ज़रूर से लगा लेना, क्योंकि स्टोरी को अच्छी तरह समझने के लिए ईयरफोन ज़रूरी है। और चलो शुरू करते हैं एक नया सफ़र। हेलो एवरीवन। चलो शुरू करते हैं इस स्टोरी का एक नया एपिसोड। और तुम सब तुम्हारे कानों में ईयरफोन ज़रूर से लगा लेना, क्योंकि स्टोरी को अच्छी तरह समझने के लिए ईयरफोन ज़रूरी है। और चलो शुरू करते हैं एक नया सफ़र। ये फोटो सिटी के बाहर वाले अनाथ आश्रम की है, तभी मैं वहां पर जा रही हूँ। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि हमारे परिवार को छोड़कर किसी को भी शाय के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अवनी निर्मल को इस बात को सीक्रेट रखने के लिए कहती है। उसके बाद शाय और निर्मल दोनों सिटी के बाहर वाले आश्रम में पहुंच जाते हैं। आश्रम में अवनी जैसे ही अपनी कार से उतरती है, वैसे ही वहां के स्टाफ मेंबर और बच्चे अवनी को पहचान जाते हैं। अरे देखो, ये तो अवनी श्रीवास्तव है, पर यह यहाँ पर क्या कर रही है? वहाँ का एक स्टाफ मेंबर अपने दूसरे स्टाफ मेंबर से कहता है। मुझे नहीं पता, दूसरा वाला कहता है। उसके बाद सभी बच्चे और बड़े अवनी के चारों तरफ हो जाते हैं। उनके चारों तरफ होने के कारण निर्मल ने अवनी की सेफ्टी के लिए उन सभी को थोड़ा पीछे ही रोक दिया। अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, क्या हम कुछ देर बाद में बात कर सकते हैं प्लीज? अवनी थोड़ी कंफ्यूज होती हुई सभी से कहती है, क्योंकि अवनी कभी नहीं सोचा कि वह इतनी पॉपुलर होगी। वह तो हमेशा ही मिस्ट्री प्लेनेट पर रहे हैं और मीडिया में भी काफी कम ही आती है, उसके बाद भी ये सभी मुझे जानते हैं। कोई बात नहीं अवनी दीदी, आप जिस काम के लिए आए हैं वो कराइए। सभी बच्चे अवनी से कहते हैं। आप सबका थैंक यू मुझे समझने के लिए, अवनी कहती है और फिर वह सीधे ऑफिस में चली जाती है। हेलो अवनी मैडम, मेरा नाम प्रियंका है। मेरे छोटे से ऑफिस में आपका स्वागत है। बताएं मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? प्रियंका, जो इस आश्रम की हेड थी, वह अवनी से कहती है। प्रियंका जी, क्या आप हमें इस लड़के के बारे में बता सकती हैं जो इस फोटो में पीछे खड़ा हुआ है? अवनी फोटो को दिखाती हुई प्रियंका से पूछती है। आई एम रियली सॉरी अवनी मैम, मैं आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मैं इस अनाथ आश्रम में पिछले 3 साल से ही हूँ। इससे पहले यहाँ पर कोई दूसरा हेड था, इसलिए इस लड़के के बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। प्रियंका अवनी से कहती है। अच्छा, तो आप किसी ऐसे को जानती है जो यहाँ पर 15 साल या उससे अधिक समय से है? हाँ, एक इंसान है जो यहाँ पर पिछले 16 साल से सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं। उनका नाम रघुनाथ जी है। प्रियंका कुछ देर तक सोचने के बाद अवनी को बताती है। प्रियंका जी, क्या आप उनको अभी बुला देंगी प्लीज? अवनी प्रियंका से कहती है। ठीक है, मैं अभी उनको बुलाती हूँ, तब तक आप आराम से सोफे बैठिए। प्रियंका अवनी को कहती है और फिर वह किसी दूसरे स्टाफ मेंबर से रघुनाथ जी बुलवाने के लिए कहती है। कुछ ही समय में एक बुजुर्ग इंसान ऑफिस में आते हैं, जो देखने में करीब 80 साल के लग रहे थे। वह सीधे प्रियंका के पास जाकर उनसे कहते हैं। जी मैम साहब, बोलिए, मेरे से आपको क्या काम था? उद्धरण चिन्ह। रघुनाथ जी, मुझे आपसे एक काम था। आप इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताएं कि इसमें पीछे जो लड़का है उसको आप जानते हो क्या? अवनी रघुनाथ के आते ही उनसे फोटो देखती हुई शाय के बारे में पूछती है। अरे ये तो शाय की फोटो है, लेकिन आप लोग इसे क्यों ढूंढ रहे हो? रघुनाथ जी फोटो को देखते ही शायव को पहचान गए। एक मिनट, कहीं शाय ने किसी गलत काम तो नहीं चला गया? रघुनाथ जी सोचकर फिर से कहते हैं। रघुनाथ जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप इतनी फिक्र मत करिए। हम तो उसके बचपन के बारे में जानना चाहते हैं। क्या आप शाय के बचपन के बारे में हमें बता सकते हैं? अवनी रघुनाथ जी चिंता दूर करती हुई कहती है। इन बातों को काफी साल हो गए हैं, लेकिन मैं शाय के बारे आपको काफी चीजें बता सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर उसके साथ जो हुआ वो आज तक किसी के साथ भी इतना बुरा नहीं हुआ होगा। जब शाय पहली बार आया था, तभी से वह दूसरों बच्चों से बहुत अलग था। वही हमेशा ही अपने में खोया रहता था।
शाय के आने के साथ ही इस आश्रम में एक नया हेड आया जिसने शाय की जिंदगी को नरक बनाकर रख दी थी। 2 साल तक शाय की जिंदगी किसी नरक से कम नहीं थी। इन 2 सालों में उसने क्या नहीं सहा। आपने जिस लड़की की फोटो दिखाई थी वह लड़की अपने मॉम डैड के साथ इस अनाथ आश्रम में अपना जन्मदिन मनाने आई थी और रात को यहीं पर बच्चों के लिए खाना भी था। उसी रात इस फोटो वाली लड़की ने गलती से खाना पकाने वाले आयरन के गर्म कांटे को शाय के पेट पर टच कर दिया, जिसके कारण शाय का पेट काफी जल गया था। लेकिन इस आश्रम के मेडिकल स्टाफ ने उस लड़की का इलाज किया, क्योंकि उसके माता पिता इस शहर के सबसे अमीर में से थे और उनके बच्चों की मदद करके वह हेड अपनी जेब गर्म करना चाहता था। वहीं दूसरी ओर शाय की हालत पर किसी ने ध्यान ही नहीं, यहाँ तक कि उस लड़की के माता पिता ने भी नहीं। फिर उनकी पार्टी पूरी रात चलती रही। जब किसी ने शाय का इलाज नहीं किया तब वह आश्रम के पीछे वाले तालाब पर जाकर तालाब के पानी से अपने पेट की जलन को मिटाई। उस दिन के बाद मैंने कभी भी शाय को रोते हुए नहीं देखा, लेकिन एक बात मुझे आज भी डरा देती है। जब वह तालाब पर बैठकर अपने घाव को पानी से धो रहा था तब उसके चेहरे पर रोने के भाव की जगह एक बहुत ही रहस्यमयी मुस्कान थी। मैं जब भी उस तालाब के नज़ारे को याद करता हूँ तब हमेशा मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तब शाय की उम्र सिर्फ 7 या 8 होगी और इतनी कम उम्र में और इतने दर्द में कोई रोने की बजाय हंस रहा है, ये कोई आम बात नहीं है। आज 15 साल के बच्चे भी जलने के दर्द को सहन नहीं कर सकते हैं। उस दिन के बाद वह हमेशा पूरे दिन उसी तालाब के पास बैठा रहता था। पूरे दिन एक जगह बैठे रहने से आश्रम के बहुत से अन्य बच्चे शाय से डरने लगे थे, इसलिए उसके बाद किसी ने शाय को परेशान नहीं किया। मैं शाय के बारे में इतना ही बता सकता हूँ। हाँ, एक बात और, वह इस आश्रम को लगभग 12 या 13 साल की उम्र में ही छोड़कर भाग गया था और अभी कुछ महीनों पहले ही उसने अपना पूरा सामने यहाँ से ले गया था। यहाँ से जाते जाते उसने आश्रम के सभी बच्चों और स्टाफ मेंबर्स को गिफ्ट्स भी देकर गया था। रघुनाथ जी अवनी को बताते हैं, इतना सब बताने के लिए आपका थैंक यू सो मच रघुनाथ जी। अवनी बड़ी ही रेस्पेक्ट के साथ रघुनाथ जी से कहती है। उसके बाद रघुनाथ जी वापस अपने काम पर लग जाते हैं। प्रियंका जी, क्या आप उस समय की कैमरा रिकॉर्डिंग दिखा सकती है जब शाय यहाँ पर अपना सामान लेने आया था? अवनी आश्रम के ऑफिस और बाहर कैमरों को देखती हुई कहती है। जी अवनी मैम, मैं अपनी आप को दिखाती हूँ, प्रियंका अवनी से कहती है और फिर वह अपने कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग ढूंढने लग जाती है। कुछ समय बाद वह रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। अवनी मैम, यही शाय है जिसने अपना सामान लिया था, प्रियंका अवनी से कहती है। और प्रियंका की बात सुनकर अवनी उस इंसान की तरफ देखती है और फिर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। मॉम ये बात पहले से जानती है कि शेल्टर का वह घटिया लड़का जिसकी लड़ाई इशिता से है वही मेरा भाई है और मॉम ने मुझे ही नहीं बताया, पर क्यों? क्या ये बात शाय भी जानता होगा कि उसकी माँ और बहन जिंदा है? नहीं, उसे नहीं पता होगी, नहीं तो वह मेरे से तो जरूर मिलने आता। अवनी अपने मन में शाय के बारे में सोचती है। अवनी अपने ख्यालों में थी कि तभी वह देखती कि शाय अपना सामान लेकर उसी तालाब की तरफ जा रहा है जिसके बारे में रघुनाथ जी ने बताया था। इस तालाब पर जाकर देखना पड़ेगा कि शाय बार बार यहाँ पर क्यों जाता था, अवनी अपने मन में कहती है। उसके बाद अवनी और निर्मल दोनों उसी तालाब के पास पहुँच जाते हैं जहाँ पर शाय अक्सर जाया करता था। वहां जाकर अवनी ने जो देखा उसे देखकर अवनी अपनी यादों में पीछे चली गई। उस तालाब के पास वाले पत्थर पर एक ड्राइंग बनी हुई थी जिसमें शाय ने अपना पूरा परिवार बनाया था, जिस पर सभी के नाम लिखे हुए थे, मॉम, डैड और कोहू। अवनी मैम, ये कोहू कौन है? निर्मल उस ड्राइंग में लिखे हुए नाम को पढ़कर पूछता है। मैं, अवनी इतना ही कहती है और फिर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। क्या मतलब है आपका? निर्मल फिर से पूछता है। जब हम छोटे थे तब शाय मुझे इसी नाम से बुलाया करता था, तुम कह सकते हो कि यह मेरा निकनेम था। अवनी थोड़ी इमोशनल हो जाती है। मैम, आप इतनी इमोशनल क्यों हो रही हो? निर्मल अवनी से पूछता है। जब से शाय गया था तब से इस नाम से किसी ने भी नहीं बुलाया और आज जब ये नाम फिर से देखा तो कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई, इसलिए थोड़ी इमोशनल हो गई। अवनी अपने आंखों से आंसू पोंछती हुई कहती है। उसके बाद अवनी अपना फोन निकालती है और उस पत्थर की एक फोटो खींच लेती है। कुछ देर उसी पत्थर के पास बैठने के बाद अवनी निर्मल से कहती है,
अब चलो यहाँ से, हमें कहीं और भी जाना है। अवनी निर्मल से कहती है। पर कहाँ पर मैम? निर्मल कंफ्यूज होता हुआ पूछता है। शाय के पास, अवनी कहती है। आपको उसका एड्रेस पता है क्या? निर्मल पूछता है। हाँ अब चलो, अवनी कहती है और उसके बाद वे दोनों आश्रम के मेन एरिया में आ जाते हैं जहाँ पर पहले से बहुत से बच्चे और बड़े खड़े हुए थे, इनके साथ ही साथ अवनी के बाकी बॉडीगार्ड्स भी खड़े हुए थे। आप लोग अभी तक मेरा इंतजार कर रहे थे? अवनी उन अनाथ बच्चों को देखती हुई उनसे पूछती है। अवनी दीदी आपका इंतजार कैसे ना करे, यहाँ पर जितने भी हैं उनकी इंस्पिरेशन आप ही हो। क्या आप हमें अपना एलिमेंट पेट दिखा सकती हो? सारे बच्चे आपके पेट को देखना चाहते हैं। एक स्टाफ मेंबर अवनी से कहता है। अवनी उसकी बात सुनकर थोड़ी हैरान रह गई क्योंकि मिस्ट्री प्लेनेट और एलिमेंट व एलिमेंट पेट के बारे में अर्थ के नॉर्मल पीपल को नहीं पता, फिर इनको कैसे पता? हम जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हो। हमें मिस्ट्री प्लेनेट के बारे में हमारे एक दोस्त ने बताया था जो पहले यहीं रहता था, उसका नाम आर्यन है। वह जब भी यहाँ पर आता तब वह आपकी की बड़ाई करता रहता था, उसी की वजह से आज इतने बच्चे आपके पेट को देखना चाहते हैं। प्लीज मना मत करना, वह मेंबर फिर से अवनी से कहता है। उसकी बात खत्म होते ही पीछे से सारे बच्चों ने भी यही कहना स्टार्ट कर दिया। ठीक है फिर, आप सबके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ, अवनी सभी से कहती है और उसके बाद अपने थंडर एलिमेंट के पेट को सम्मन करती है। कुछ ही पलों के बाद आश्रम के ग्राउंड में एक काफी बाद भालू आ गया था जो देखने में बिल्कुल सफेद रंग का और उसके शरीर के चारों तरफ सिल्वर थंडर बोल्ट्स नजर आ रहे थे, जिसको देखकर सभी बच्चे डर गए, जिसके कारण अवनी ने अपने थंडर बियर को वापस ले लिया। उसके बाद काफी देर तक अवनी उन बच्चों के साथ खेलती है और फिर वह शाय के घर के लिए निकल जाती है। कुछ ही पलों के बाद आश्रम के ग्राउंड में एक काफी बाद भालू आ गया था जो देखने में बिल्कुल सफेद रंग का और उसके शरीर के चारों तरफ सिल्वर थंडर बोल्ट्स नजर आ रहे थे, जिसको देखकर सभी बच्चे डर गए, जिसके कारण अवनी ने अपने थंडर बियर को वापस ले लिया। उसके बाद काफी देर तक अवनी उन बच्चों के साथ खेलती है और फिर वह शाय के घर के लिए निकल जाती है। अवनी मैम, आप छोटे साहब के घर के बारे में कैसे जानती हो? निर्मल अवनी से पूछता है। जब मैं पिछले 7 अर्थ पर आई थी तब मैंने शाय को देखा था, लेकिन इशिता मुझे उसके घर के पास ले गई थी। वह घर भी मेरे लिए बहुत खास है, अवनी कहती हैं, और फिर कुछ ही समय में अवनी अपने पुराने घर पहुंच जाती है। अवनी ने इस घर को छोड़ने के बाद आज तक एक बार ही आई है, वो भी इशिता ने बिना बताए लाया था। अवनी इस जगह पर इसलिए नहीं आती थी ताकि उसकी पुरानी और भयानक यादें उसे परेशान न करे, लेकिन अब बात दूसरी है। उसके बाद अवनी और निर्मल के अलावा सारे बॉडीगार्ड बाहर खड़े हो गए और फिर वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। घर का अंदर का नजारा अवनी को अपने बचपन की याद दिला रहा था, लेकिन शाय का घर काफी ज्यादा गंदा हो रखा था और चारों तरफ चूहे इधर उधर भाग रहे थे, क्योंकि शाय पिछले काफी महीनों से घर पर नहीं लौटा। इसके कारण किसी ने घर की सफाई की और घर इतना गंदा हो गया। अवनी शाय के घर को चारों तरफ देखते हुए आगे बढ़ रही थी और फिर वह अचानक से एक अंडरग्राउंड कमरे में गिर जाती है। अवनी मैम, आप ठीक तो है ना? निर्मल ने जैसे ही गिरने की आवाज सुनी वैसे ही वह अवनी को संभालने के लिए अवनी को अंडरग्राउंड कमरे में देखता हुआ अवनी से पूछता है। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम अभी वही रहो, अवनी निर्मल को कहती है। ठीक है मैम, निर्मल अवनी से कहता है। इधर अवनी देखती है कि यह सीक्रेट कमरा बाकी घर से भगत ज्यादा साफ था, क्योंकि यह कमरा चारों तरफ से फुली पैक है। इसमें सिर्फ एक ही डोर था जिसमें से हवा और इंसान दोनों उसी से ही एंटर कर सकते हैं। उसके बाद अवनी उस कमरे को ध्यान से देखती है। अवनी जैसे उस कमरे की चीजों को देखती है वैसे ही वह हैरान रह जाती है, क्योंकि उस कमरे बहुत सी चीजें ऐसी थी जिनको अवनी ने अपने बचपन में बहुत यूज किया करती थी। ये सभी चीजें आखिर शाय को मिली कैसे? इतने समय बाद इन चीजों को तो खराब हो जाना चाहिए, लेकिन ये सभी फिर भी अपनी वर्किंग कंडीशन में है। अवनी उन सभी सामान को देखती हुई अपने आप से कहती है। उसके बाद अवनी वहां पर लगी सभी फोटोज को देखती है। वह देखती है कि इस कमरे की दीवार पर जितनी भी फोटोज लगी हुई है वो सभी बचपन की फोटोज है। अवनी फोटोज को देखती हुई जा रही थी कि तभी उसके पर्स से एक पेपर टकरा गया। अवनी उस पेपर को उठाती है जो दिखाने में काफी पुराना लग रहा था।
जब अवनी ने इस पेपर को खोल के देखा तो उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि अवनी ने वही पेपर पढ़ा था जो आज से कुछ समय पहले शाय ने पढ़ा था। उसे भी इस पेपर की भाषा को पहले कभी नहीं देखा था, फिर भी वह बहुत ही इजीली पढ़ पा रहा था। यह क्या है? मैंने आज तक ऐसी भाषा देखी ही नहीं है, तो फिर इसमें लिखा मुझे समझ में कैसे आ रहा है? अवनी अपने मन में सोचती है, लेकिन उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। मुझे इस पेपर को साथ रख लेना चाहिए ताकि इसकी लैंग्वेज के बारे में जान सकूं, और साथ ही मॉम को दिखाना है। अवनी उस ओल्ड पेपर को साथ में रखती हुई कहती है, और फिर वह उस कमरे से बाहर आ जाती है और उस कमरे को उसे ही करवा देती है जैसा वह पहले था। निर्मल, इस पेपर में जो कुछ भी लिखा है वो पढ़ो। अवनी निर्मल से कहती है। ठीक है मैम, निर्मल अवनी से कहता है, और फिर वह अवनी से वह पेपर ले लेता है। मैम, ये कौन सी भाषा है? मैंने तो पहले कभी भी ऐसी अजीब अक्षरों की भाषा नहीं देखी है। निर्मल उस पेपर को अवनी को वापस देता हुआ पूछता है। क्या तुम सच में इस भाषा को नहीं समझ पाए हो, या फिर सिर्फ नहीं समझने का नाटक कर रहे हो? अवनी निर्मल से कहता है। अवनी मैम, आप क्या कह रही हो? मैं आपके सामने नाटक क्यों करूंगा, और आपको मेरे पर भरोसा नहीं है क्या? निर्मल अपने आप को सच दिखाते हुए अवनी से कहता है। अवनी यह सोचने पर मजबूर हो गई कि निर्मल कहीं ना समझने का नाटक तो नहीं कर रहा है, क्योंकि जिस भाषा को अवनी ने पहली बार देखते ही उसका अर्थ समझ गई, जबकि निर्मल को वह भाषा ही समझ नहीं आई। ये कैसे हो सकता है? उसके बाद अवनी ने अपने सारे बॉडीगार्ड से वह पेपर पढ़वाया, लेकिन कोई भी उस पेपर में लिखे अर्थ को नहीं समझ पाया। अब तो अवनी को और भी ज्यादा अजीब लगने लग गया था। क्या मैं अकेली ऐसी इंसान हूँ क्या जिसने एक बिल्कुल नए भाषा को पहली बार में समझ गई? अवनी सोचती है, और फिर वह अपने सिटी मेंशन के लिए निकल जाती है ताकि अगले दिन वह फिर से मिस्ट्री प्लेनेट के लिए निकल सके, और वहां पर जाकर शाय के बारे में मॉम से पूछने वाली थी कि आखिर क्यों उन्होंने शाय के बारे में मुझे नहीं बताया। अगली सुबह अवनी अपने सिटी मेंशन से निकलकर सीधे मिस्ट्री प्लेनेट पर जाने के लिए मेट्रो स्टेशन चली गई। अवनी जैसे ही मेट्रो स्टेशन पर पहुंची तो उसे मेट्रो से एक इंसान उतरता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर अवनी तुरंत ही दौड़कर उसके पास चली गई। अंकल, आप यहाँ कोई काम आए हो क्या? अवनी अपनी अंकल मयूर श्रीवास्तव से पूछती है। अरे अवनी, तुम, अच्छा हुआ कि तुम मुझे यहीं मिल गई। अब मेरे साथ चलो, मयूर जल्दी से अवनी को कहते हैं। बात क्या है अंकल, आप इतनी हड़बड़ाहट में क्यों है, क्या हुआ? अवनी अपनी अंकल को ऐसा देखकर वह पूछती है। तुम्हें एक बात बतानी है, तुम्हारा छोटा भाई शाय अभी भी जिंदा है? मयूर अवनी से कहता है, और मयूर की बात सुनकर अवनी हैरान रह जाती है। आपको ये बात पता थी और आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आखिर आप मुझे बता देते तो क्या जाता? अवनी थोड़े गुस्से में अपनी अंकल से कहती है। कहीं ना कहीं अवनी को भी बुरा लग रहा था कि उसके भाई के जिंदा होने की बात सिर्फ उसे ही सबसे लास्ट में मिल रही है। देखो अवनी, मैं समझता हूँ कि तुम मेरे और तुम्हारी मॉम दोनों पर गुस्सा हो, लेकिन ये समय गुस्सा होने का नहीं है, हमें शाय को ढूंढना है। मयूर अवनी से कहता है। क्या मतलब हमें शाय को ढूंढना है? अवनी अपने चाचा मयूर से पूछती है। शाय पिछले 2 से ज्यादा महीनों से शेल्टर में नहीं है, और उसके पीछे जो बॉडीगार्ड्स लगे हुए थे उन्हें भी नहीं पता है कि आखिर शाय कहाँ चला गया। इसलिए मैं यहाँ पर उसे ढूंढने आया हूँ, इसलिए हमें चलते हुए बातें करनी चाहिए। मयूर अवनी से कहता है। तो अब आप कहाँ जा रहे हो शाय को ढूंढने? अवनी पूछती है। शाय के घर, मयूर जवाब देता है। कोई फायदा नहीं है, मैं ऑलरेडी शाय के घर जा चुकी हूँ। उसके घर में पिछले काफी महीनों से कोई भी नहीं आया है, और वह आश्रम में भी नहीं है। मैं कल ही उसके घर व आश्रम दोनों जगह जाकर आई हूँ, इसलिए हमें शाय की तलाश अर्थ पर नहीं बल्कि मिस्ट्री प्लेनेट पर करनी चाहिए। अवनी अपनी अंकल से कहती है। क्या क्या तुम सच में इसके अनाथ आश्रम और घर दोनों जगहों से आ रही हो? मयूर सरप्राइज के देखता हुआ अवनी से कहता है। क्या करूं, आप लोगों ने तो अपने मुंह बंद कर रखे, तो फिर मुझे ही अपने भाई के बारे में जानना था। अवनी थोड़ा सकासर टली मयूर से कहती है। अवनी की यह बात सुनकर मयूर समझ गया कि वह क्या कहना चाहती है। मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तुम्हारी मॉम के खिलाफ कैसे जा सकता था?
अब बात बहुत जो गई है, अब चलो हमें मिस्ट्री प्लेनेट पर शाय को भी ढूंढना है। उसके बाद अवनी और मयूर दोनों मिस्ट्री प्लेनेट के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में मयूर ने अवनी को वो सारी बातें बताई जिसकी वजह से उसकी मॉम ने उन्हें शाय के बारे नहीं बताया। करीब 6 घंटे में अवनी और मयूर दोनों मिस्ट्री प्लेनेट पर पहुंच गए। जैसे ही अवनी मिस्ट्री प्लेनेट पर पहुंची वैसे ही वह सबसे पहले अपनी मॉम के पास चली गई, क्योंकि वह अपनी मॉम को बहुत अच्छी जानती थी कि यदि शायद जल्द ही नहीं मिला तो उनका हाल बहुत ही खराब हो जाएगी। मॉम, आप ठीक तो हो ना? अवनी अपने मॉम के कमरे में जाते ही अपनी मॉम से पूछती है। मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें शाय के बारे में नहीं बताया। आराध्या थोड़ी उदास सी होती हुई अवनी से कहती है, आपकी कोई गलती नहीं है, इसलिए मुझसे माफी मत मांगिए। मैं आपसे कभी भी नाराज नहीं हो सकती हूँ। अवनी अपनी को अच्छा फील करवाने के लिए कहती है, मैं अपने छोटे भाई शाय को जरूर ढूंढ लूंगी, चाहे कितने ही साल लग जाए। अवनी फिर से अपनी मॉम से कहती है। इतने में वहां पर एक आदमी आ जाता है। हेलो मैम, हमें अभी तक कोई भी सुराग हाथ नहीं आया है। वह आदमी कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन कैसे भी करो लेकिन शाय को ढूंढो, चाहे कितने ही आदमी लगे, मुझे शाय चाहिए। आराध्या इस आदमी से कहती है, रुके, अभी आप ऐसा कुछ नहीं करिए। जब मैं कही तभी ऐसा करना, तब तक सीक्रेटली अपना काम करता रहो। अवनी इस आदमी से कहती है। उसके बाद अवनी फिर से अपनी मॉम की तरफ देखती है। क्या किया अवनी? आराध्या अपनी बेटी से कहती है। मॉम, आप जानती हो कि ऐसा करने से शाय के बारे में सभी लोगों को पता चल जाता कि शाय रियल में कौन है, और फिर हमारे दुश्मनों के लिए यह अपॉर्चुनिटी मिल जाती और वे सभी शाय के पीछे पड़ जाएंगे। अवनी अपनी मॉम से कहती है, यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तब हम शाय को कैसे ढूंढेंगे? आराध्या पूछती है। उसके बाद अवनी अपने पेट के साथ काफी ज्यादा दूरी तक शाय को ढूंढ रही थी, लेकिन अभी भी शाय के बारे में कुछ भी पता नहीं। अब धीरे धीरे समय निकलता गया, लेकिन शाय के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। इधर शेल्टर में शाय की वजह से कई सौ लोगों परेशान हो रहे थे, वहीं दूसरे तरफ शाय हर रोज अपनी एलिमेंट ट्रेनिंग में मस्त रहता था और धीरे धीरे अपने एलिमेंट लेवल को इंक्रीज करते जा रहा था। शाय न केवल अपने आप के एलिमेंट मैक्स कर रहा था, वही उसी झरने के पास में अपने एलिमेंट पेट को भी और से ज्यादा पावरफुल करता जा रहा था। 2 साल बाद एक तरफ शेल्टर में अवनी और आराध्या ने शाय के लौटने की उम्मीद पहले ही छोड़ दी थी। अब वह दोनों अपने भाई और बेटे को देखना चाहते थे। अब उन्हें फिर से वही लगने लगा जो आज तक मानते रहे थे। इधर अवनी काफी समय से अपने छोटे भाई शाय को ढूंढ रही थी, लेकिन उसको शेल्टर के आसपास के 500 मील के एरिया में कहीं पर भी नहीं मिला। लेकिन अवनी को एक इंसान ऐसा मिल गया था जो शाय के बारे में कुछ तो बता ही सकता था। आर्यन, जिसके बारे में अनाथ आश्रम के बच्चों से अवनी को बताया था। तुम आर्यन हो ना? अवनी आर्यन को देखते ही उसके पास जाकर पूछती है। अवनी मैम, आप यहाँ पर क्या कर रही हो और आप मुझे जानते हो? आर्यन सरप्राइज के साथ अवनी को देखता हुआ कहता है, वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि शाय कहाँ पर है? अवनी आर्यन से पूछती है। कौन शाय? कहीं आप उस शाय की बात तो नहीं कर रही जिसको इशिता जी ने मारने की कोशिश करी थी? आर्यन अवनी से पूछता है। आर्यन की बात सुनकर अवनी थोड़ी हैरान रह जाती है, क्योंकि अवनी ने सुना था कि आर्यन और शाय दोनों साथ ही इस अनाथ आश्रम से गए थे। तो तुम और शाय दोनों अनाथ आश्रम से साथ नहीं थे क्या? अवनी कंफ्यूजन के साथ आर्यन से पूछती है। हाँ, हम दोनों साथ ही अनाथ आश्रम में थे, लेकिन मैंने कभी शाय से दोस्ती नहीं की। आर्यन कहता है। पर क्यों? अवनी बिना सोचे समझे अपना सवाल करती है। बचपन से ही मुझे शाय से डर लगता था, क्योंकि जब उसे वह गर्म कांटे लगे थे तब मैंने देखा कि वह कुछ ही देर तक रोया था। उसके बाद वह आश्रम के तालाब पर जाकर बैठ गया, उसके पीछे पीछे मैं भी चला गया। तब मैंने देखा कि शाय ने रोना बंद कर दिया और धीरे धीरे हंसे जा रहा था और अपने घाव से खून साफ कर रहा था। उस समय मैं अपने आप को बहुत स्ट्रांग समझता था, क्योंकि उस समय मैंने अपने भाई की मौत देखी थी और साथ ही साथ मैं काफी दर्द को सहन भी कर लेता था, इसलिए मैं अपने आप को स्ट्रांग समझता था। लेकिन जब मुझे जलने का दर्द का पता चला तब न तो मैं उसे सहन कर पाया और ना ही अपने आंसू रोक पाया।
इसी वजह से मैं शाय से दूर रहता था। उसके बाद शाय को जब भी कोई सीरियस चोट लगती थी तब वह हंसने लगे जाता था, तब वह एक शैतान की तरह लगने लग जाता था, इसलिए मैं डर के कारण कभी उसके पास नहीं जा पाया। लेकिन आप शाय को क्यों ढूंढ रही हो? क्या शाय ने फिर कोई मुसीबत खड़ी कर दी है? आर्यन अवनी को बताता हुआ पूछता है। लेकिन इशिता ने उसके साथ जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया। आर्यन फिर से कहता है, तुम्हें शाय के लिए बुरा क्यों लग रहा है? अवनी आर्यन से पूछती है। क्योंकि मैंने पहली बार शाय को एक रियल और जेन्युइन स्माइल उसके चेहरे पर देखी जब वह इशिता को पहली बार आश्रम में देखा था, और फिर जब भी इशिता आश्रम में आया करती तब शाय कहीं से भी इशिता को देखने के लिए पहुंच जाता था। वह उससे बचपन से पसंद करता था। आर्यन अवनी से कहता है और फिर अवनी शाय और इशिता की लड़ाई के बारे में सोचती है। उसके बाद अवनी एक फालतू सी कहानी बनाकर आर्यन को सुना देती है ताकि वह उसके असली काम को ना जान पाए। अवनी आर्यन से किसी दूसरे टॉपिक पर बात करती है और फिर वह वापस शेल्टर के लिए निकल जाती है। अवनी को ऐसा करते हुए काफी दिन हो गए थे लेकिन अवनी को कुछ भी पता नहीं चला। 2 साल बाद इधर शेल्टर में अवनी और आराध्या ने शाय के लौटने की उम्मीद पहले ही छोड़ दी थी। अब वह दोनों अपने भाई और बेटे को देखना चाहते थे। अब उन्हें फिर से वही लगने लगा जो आज तक मानते रहे थे। इन 2 सालों में शेल्टर में बहुत कुछ बदल गया था। आराध्या ने शाय ना मिलने के चक्कर में अथॉरिटी से अपना नाम हटवा लिया था। अब आराध्या इस अथॉरिटी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट पार्टनर थी। इन 2 सालों में अथॉरिटी के पहले चीफ हेड सुधीर खत्री को भी हटा दिया था। अग्रवाल और अरोड़ा फैमिली दोनों ने आपस में मिलकर सुधीर को हटा दिया, जो कि अथॉरिटी के द्वारा बनाए गए रूल्स के अनुसार ही था, इसलिए किसी ने कुछ नहीं कहा। शेल्टर के कमरे में शाय की मॉम आराध्या अपने आप को ही कोसे जा रही थी। आखिर क्यों मैंने शाय को असलियत नहीं बताई? यदि शाय को उसकी बहन और मेरे बारे में बता दिया होता तब वो कभी हमें छोड़कर नहीं जाता। आखिर क्यों, आखिर क्यों? आराध्या अपने आप से कही जा रही थी कि तभी उस कमरे में अवनी आ जाती है। जैसे अवनी ने अपनी मॉम को इस हालत में देखा वैसे ही वह तुरंत अपनी मॉम को रोकती है। मॉम, ये क्या कर रही हो? मैंने आपको कितनी बार कहा है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और शायद भी वापस जरूर आ जाएगा। वह इतने दिनों से अकेला रहा है और शेल्टर के लोग भी उसे पसंद नहीं करते थे, इसलिए वह कहीं दूसरी जगह पर रहने चला गया है। वह जल्द ही वापस आ जाएगा। अवनी अपनी मॉम को शांत करवाती हुई कहती है। मॉम, आप पिछले काफी दिनों से इस कमरे से बाहर नहीं आए हैं। अवनी अपनी मॉम से कहती है कि तभी एक इंसान भागता हुआ आराध्या के कमरे में आता है और फिर वह कहता है कि क्वीन मैम, मैंने शाय को अर्थ पर देखा है। उद्धरण चिन्ह। उस आदमी के ऐसा कहते ही आराध्या और अवनी दोनों उस आदमी से एक साथ पूछते हैं, शाय कहाँ पर है अभी? उद्धरण चिन्ह। इतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तक वह अपने घर पर ही होगा। वह आदमी कहता है। मॉम, चलो अभी अर्थ पर चलते हैं और शाय से मिलते हैं। अवनी अपनी मॉम से कहती है, सॉरी मैम, लेकिन क्वीन मैम की अभी अथॉरिटी के साथ एक मीटिंग है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्वीन मैम आप अभी अर्थ पर नहीं जा सकती है, यह अथॉरिटी के ऑर्डर है। वह आदमी फिर से क्वीन यानी कि आराध्या से कहता है, लेकिन आराध्या है कि उसकी बात सुनने को राजी नहीं थी। उसे तो बस अपने बेटे से मिलने की जल्दी थी। आराध्या से रुका नहीं जा रहा था। मॉम, आपको यहीं पर रहना चाहिए। आप अथॉरिटी की मीटिंग अटेंड कीजिए, तब तक मैं शाय की मिस्ट्री प्लेनेट लेकर आती हूँ। अवनी कहती है, मुझे नहीं करनी कोई मीटिंग। आराध्या कहती है, लेकिन अवनी फिर से समझाती है। काफी देर तक ऐसा ही चलने के बाद फाइनली आराध्या मीटिंग अटेंड करने को तैयार हो जाती है। उसके बाद अवनी अर्थ के लिए निकल जाती है और आराध्या वही अपने कमरे में शाय का इंतजार करने लग जाती है। इधर वह आदमी कमरे से बाहर निकलकर सीधे एक दूसरे कमरे में चला जाता है। सर, आपने जो कहा था वैसा मैंने कर दिया है। अवनी अर्थ के लिए निकल गई है और क्वीन अभी भी मिस्ट्री प्लेनेट पर है। वह आदमी अविनाश अरोड़ा से कहता है, बहुत अच्छा काम किया है तुमने, लेकिन अभी तुम्हें एक काम और करना होगा। ये गोली जो टेबल पर रखी हुई है, इन गोलियों को अवनी और क्वीन को खिला दो, जिससे उनकी पावर अगले 2 हफ्ते तक पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। वो दोनों इतनी कमजोर हो जाएंगी कि उन्हें मिस्ट्री प्लेनेट पर कोई नया आया हुआ व्यक्ति भी बड़े आराम से मार सकता है।
अविनाश उस आदमी से कहता है। ठीक है। वह आदमी अविनाश से इतना ही कहता है और फिर वह सारी गोलियां लेकर वहां से निकल जाता है और फिर उसने मीटिंग में आराध्या के पानी के गिलास ने उसने किसी तरह से आराध्या को वह गोली खिला दी। उसके बाद वह तुरंत ही अर्थ के लिए पोर्टल से टेलीपोर्ट कर जाता है। वहां पर जाकर देखता है कि अवनी अभी भी मेट्रो का बेसब्री से इंतजार किए जा रही थी। काफी समय बाद फाइनली अवनी का इंतजार खत्म हुआ और फिर वह मेट्रो में बैठ जाती है। उसी टाइम पर वह आदमी भी मेट्रो में चढ़ जाता है, अवनी की पास वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। इस 6 घंटे के रास्ते में उस आदमी के अवनी की पानी की बोतल में वह गोली डाल दी और फिर अवनी ने उसी बोतल से वही गोली वाला पानी पी लिया। 6 घंटे के बाद फाइनली अवनी स्टेशन पर पहुंच गई। वहां पर जाकर देखती है कि उसके सारे बॉडीगार्ड स्टेशन अभी तक नहीं आए हैं। उसके बाद अवनी ज्यादा इंतजार नहीं करती है और सीधे टैक्सी पकड़कर शाय के घर पर पहुंच गई, लेकिन वहां पर शाय तो नहीं मिला, लेकिन कुछ और लोग मिल गए जिनको देखकर अवनी के गुस्से का पारा चढ़ गया। इधर शेल्टर में आराध्या अपने कमरे में बैठी हुई थी कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी कि अरे तुमने सुना है कि शायद पिछले 2 साल से शेल्टर नहीं आया था, वह अभी अभी पृथ्वी से आया है और अभी वह शिकार के लिए शेल्टर के पास वाली ग्रीन हिल पर गया हुआ है। उद्धरण चिन्ह। आराध्या ने जैसे ही शाय का नाम सुना उसने बिना सोचे समझे वह ग्रीन हिल पर जाने लगती है ताकि वह शाय से मिल सके। आराध्या पिछले 2 साल से शाय से मिलने के लिए तरस रही थी, लेकिन इतने दिनों तक शाय के बारे में कुछ भी नहीं पता चला तो वह बहुत उदास हो गई और अब जब किसी ने शाय को देखा है तब वह बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और बिना सोचे समझे ग्रीन हिल पर चली गई। लेकिन आराध्या जैसे ही ग्रीन हिल पर पहुंची तो उसे वहां पर शाय को नहीं दिखा, लेकिन उसके स्थान पर कुछ जाने पहचाने चेहरे नजर आ रहे थे। आइए क्वीन जी, अफसोस की बात है कि तुम्हें यहाँ पर अपना बेटा शाय तो नहीं मिलेगा। अविनाश अरोड़ा क्वीन से कहता है। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम मेरे बेटे के बारे में कैसे जानते हो? आराध्या अविनाश और सक्षम अरोड़ा से कहती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें ये सुनकर दुख होगा कि शायद कभी नहीं आएगा और यदि वह आ भी गया तब भी वह तुम दोनों को नहीं देख पाएगा। अविनाश आराध्या से कहता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? आराध्या अब गुस्से से अविनाश से कहती है। लगता है कि तुम अभी भी नहीं समझी हो। तुम्हें सच में लगता है कि शायद यहाँ नहीं होगा तो अर्थ पर होगा। अवनी और तुम दोनों को मेरे ही आदमी ने कहा था। मुझे पता था कि तुम दोनों शाय का नाम सुनते ही बिना सोचे समझे कहीं पर भी चली जाओगी और इसी बात का फायदा उठाया हमने। अविनाश आराध्या से कहता है। लेकिन तुम लोग मेरे ताकत नहीं जानते हो। आराध्या अपने पेट को किसी तरह से सम्मन करती हुई कहती है, लेकिन ऐसा करते हुए आराध्या बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करने लगती है। आराध्या जी, अपने शरीर को इतना कष्ट मत दीजिए क्योंकि आपने हमारी बनाई हुई टैबलेट्स खाए हैं जो तुम्हारी पावर को इतना कम कर देगी कि तुम एक लेवल 2 वाले इंसान को भी नहीं हरा पाओगी। और मेरे पास तो 3 एलिमेंट के लेवल 9 के काफी सारे लोग हैं जो तुम्हें चुटकियों में खत्म कर देंगे। इधर आराध्या अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने एक एलिमेंट के पेट को सम्मन कर देती है, लेकिन आराध्या अपने एलिमेंट का वह पेट सम्मन कर पाई जो पावर के मामले में सबसे कमजोर था। आराध्या के पेट के सम्मन होते ही उसके वुल्फ ने 2 इंसानों को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन 3 एलिमेंट वाले लोग ने इस वुल्फ को कुछ ही सेकंडों में मार दिया। अब आराध्या के पास और ताकत नहीं बची कि वह अपने बाकी पेट्स को सम्मन कर सके। मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारी पावर अब बहुत कमजोर हो गई है और अब तो तुम्हारी बेटी की भी कब्र उसी घर में खुदेगी जहां पर तुम लोग रहते थे। क्वीन, तुमने मेरे बेटे को मारकर अच्छा नहीं किया और अब मैं तुम्हारी बेटी को मारकर अपने बेटे की मौत का बदला लूंगा। अविनाश गुस्से में आराध्या से कहता है। तुम्हारा बेटा एक नंबर का कमीना और हत्यारा था। उसने पता नहीं अपने पागलपन के चलते कितनी लड़कियों को मारा था, लेकिन तुम्हें तो बस अपने बेटे की मौत की पड़ी है। जिस दिन वह मरा था उस दिन उसने मेरी बेटी को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। ऐसे दरिंदे को पहले ही मार देना चाहिए था। इधर अर्थ पर अवनी जैसे ही शाय यानी अपने पुराने घर गई, वहां पर शाय तो नहीं मिला, लेकिन कुछ जाने पहचाने लोग जरूर मिल गए जो संख्या में बहुत ज्यादा थे। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस घर में शाय की जगह इन लोगों को पाकर अवनी थोड़े गुस्से में पूछती है। सॉरी अवनी, लेकिन तुम्हारा छोटा भाई शाय तो यहाँ पर नहीं है।
इस घर को देखकर लगता है कि वह पिछले काफी साल से घर ही नहीं लौटा है, कहीं वह किसी का शिकार करने के चक्कर में किसी एलियन का शिकार तो नहीं बन गया है। अजय अरोड़ा अवनी से कहता है, तुम लोगों को कैसे पता चला कि शाय मेरा भाई है? अवनी इन लोगों के मुंह से अपने भाई शाय के बारे में सुनकर हैरान थी, फिर वह उन लोगों से पूछती है, अवनी अवनी तुम बहुत भोली हो, तुम्हें पता है ना कि इस शेल्टर के जितने भी लोग हैं उन सभी की मेडिकल रिपोर्ट हमारे पास है, यानी कि क्वीन, शाय और तुम्हारी भी मेडिकल रिपोर्ट हमारे पास है। इसका मतलब हमें बहुत आसानी से पता चल गया कि शाय क्वीन का ही बेटा है। तब ये बात तुम्हारी मॉम क्वीन को भी नहीं पता थी। अजय अरोड़ा अवनी से कहता है, लेकिन अवनी तुम्हें अपने भाई के चक्कर में अपनी माँ को उस हालत में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। अफसोस अब तुम अपनी मॉम से कभी नहीं मिल पाओगी। अजय फिर अवनी से कहता है और फिर वह हंसने लग जाता है। क्या बकवास कर रहे हो? अवनी इतना ही कहती है और फिर वह अपनी पावर्स की मदद से अजय का मुंह तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे ही अपनी पावर्स को इंक्रीज करती है वैसे ही वह बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। कोई फायदा नहीं है अवनी, अब तुम एक नॉर्मल लड़की हो जिसके पास अपने आप को बचाने के लिए भी फिजिकल पावर भी नहीं है, इसलिए अपने कोमल शरीर को ज्यादा कष्ट मत दो। हालांकि तुम दिखने की काफी सुंदर हो, लेकिन अफसोस की बात है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा आशिक आकाश आता ही होगा। आई होप तुम उसके साथ आज रात मजे करोगी। अजय अवनी के शरीर को देखता हुआ उससे कहता है और फिर वह अपने आदमियों से अवनी की पकड़ने के लिए कहता है ताकि अवनी भागकर कहीं भी ना जा सके। छोड़ो मुझे छोड़ो, अवनी चिल्लाती हुई कहती है। अवनी इतनी कमजोर हो चुकी थी कि अजय के आदमियों से अपने आप को भी छुड़वा नहीं सकती थी। एक तरफ अवनी और दूसरी तरफ आराध्या दोनों मुसीबत में थे। ना तो वो दोनों अपनी पावर्स का यूज कर सकती थी और ना ही उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए बॉडीगार्ड को लेके गए थे। इसी कारण से अब अवनी और आराध्या दोनों मौत के मुंह में खड़ी हुई थी। आज से कुछ दिन पहले मिस्ट्री प्लेनेट के डेजर्ट वैली के पास वाले जंगलों में अनिका, निधि और जय तीनों शिकार पर गए हुए थे। दिया आपको सच में लगता है शायद किसी एलियन का शिकार बन गया है? जय आगे बढ़ता हुआ अनिका से पूछता है। इस बारे में मैं ज्यादा श्योर नहीं हूँ, अनिका जय से कहती है। जहाँ तक मैंने शाय की पावर्स को देखा था उससे ऐसा लगता है कि बहुत ताकतवर हो गया है, इसलिए मेरा मानना है कि शाय अभी भी जिंदा होगा। निधि जय की बात सुनकर जय और अनिका को कहती है, हाँ निधि सही कह रही है, मैंने भी देखा था जब शाय और निधि वाला मैटर हुआ था तब मैंने उस पर वार किया था, लेकिन उसने उसे बड़ी ही इजीली डोज कर लिया था, जबकि तब वह 1 साल तक अर्थ पर ही था। अनिका भी निधि की बात से एग्री होती हुई कहती है। काफी देर तक चलने के बाद वो तीनों एक डेजर्ट वैली में आ गए थे जहां पर सबसे ज्यादा एलियंस होने की कल्पना की जाती थी, लेकिन आज तक कोई भी इस जगह पर नहीं आया और जो आया वो कभी वापस नहीं गया। लेकिन वो तीनों भी यहाँ पर सिर्फ शिकार के लिए नहीं आए थे, उनको शेल्टर के बड़े अमीर आदमी ने अपने बेटे को ढूंढने के लिए भेजा था जो शिकार के लिए अपने दोस्तों के साथ इसी डेजर्ट वैली में आया था। अनिका, जय और निधि तीनों शिकार के लिए डेजर्ट वैली के आसपास ही आ रहे थे, इसलिए उन्होंने बिना किसी रिवार्ड की डिमांड किए उसके बेटे और उसके दोस्तों को ढूंढने के लिए डेजर्ट वैली आ गए थे। धीरे धीरे वो तीनों डेजर्ट के किनारे पर चलते चलते नीचे की तरफ देख रहे थे, लेकिन उन्हें ऊपर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और रही बात वैली में उतरने की, ऐसा वो तीनों कभी नहीं करने वाले थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका सामना एक बहुत ही ताकतवर एलियन से हो जाए, नहीं तो वह एलियन चुटकियों में उन तीनों की चटनी बना देगा। वो तीनों आगे की ओर बढ़ ही रहे थे कि तभी उन्हें कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दी। ये लोग कौन हैं जो इतनी खतरनाक जगह पर शिकार के लिए आए हैं? जय सभी से पूछता है और उसकी बात सुनकर अनिका अपने आप से कहती है, कैसा भाई मिला? उद्धरण चिन्ह। जय मेरे बुद्धू भाई, कुछ तो दिमाग काम में लिया कर। हो सकता है ये उन्हीं का बेटा और उसके बेटे के दोस्त हो जो काफी दिन से लापता है, या फिर हो सकता है कि कोई और हो। दूसरी बात, हम भी तुम्हारे साथ है, इसलिए हमें कैसे पता होगा कि ये लोग कौन हैं? अनिका अपने भाई जय से कहती है। आप सही कह रहे हो दी, लेकिन अब क्या करे? जय कहता है। फिर से एक इलॉजिकल सवाल, क्या तुम यहाँ पर बैठकर पूजा करने वाले हो क्या? चलो जाकर देखते हैं कि ये लोग वही है जिनको हम ढूंढने आते हैं या फिर कोई और लोग है।
अनिका फिर से जय से कहती है और फिर वो तीनों आवाज वाली दिशा में उन लोगों देखने के लिए चले जाते हैं। जब अनिका, जय और निधि तीनों वहां पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि रोहित, आकाश, इशिता और उनके कुछ दोस्त डेजर्ट वैली के किनारे में चले जा रहे थे। कुछ देर तक चलने के बाद अनिका, जय और निधि देखते हैं कि किसी ने जानबूझकर इशिता को उस डेजर्ट वैली में गिरा दिया, जिसे देखकर अनिका, जय और निधि तीनों शॉक रह गए। फिर वे तीनों इशिता को नीचे गिरते हुए देखते हैं। उनके देखते ही देखते इशिता ने अपने पेट को सम्मन कर लिया, जिससे वह वाली के पत्थरों से टकराने से बच गई है। क्या कर रहे हो तुम? आंधे की तरह क्यों चल रहे हो? कम से कम देख के तो चलो, अभी मेरे कहीं चोट लग जाती तो। इशिता अपने पेट से नीचे उतरती हुई उस लड़की से थोड़ी ऊंची आवाज में कहती है। ओफ, आई एम रियली सॉरी इशिता जी, मैं अगली बार से देख के चलूंगी। वह लड़की सरकास्टली इशिता से कहती है, लेकिन इशिता उसके सरकास्म को समझ नहीं पाए। लेकिन इधर पत्थर के पीछे छुपे हुए अनिका और निधि बहुत अच्छे से समझ गए थे कि वह लड़की क्या कहना चाहती है, लेकिन जय की अभी भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, अब मुझे इस वैली से बाहर निकालो, इशिता रोहित और आकाश से कहती है। क्योंकि इशिता के पास इतना पावरफुल पेट होने के बाद भी वह अपने पेट व अपनी स्ट्रेंथ के बल पर इस वैली से बाहर नहीं आ सकती थी, क्योंकि वह वैली नीचे से बहुत चौड़ी थी और ऊपर से बहुत संकरी थी, और इसके साथ ही उसकी पत्थर की दीवार बहुत ही ज्यादा फिसलनदार थी, जिसके कारण किसी भी पेट या इंसान की ग्रिप उस वैली की दीवार पर नहीं बन पाती थी। और यदि किसी की ग्रिप उस दीवार पर बन भी गई तब भी वह आधी दूर तक ही जा पाएगा, क्योंकि वह दीवार नीचे से ऊपर जाने पर उस पेट या इंसान को उस दीवार पर लटकर जाना पड़ेगा, और ऐसी दीवार पर लटकना बहुत ज्यादा मुश्किल, या कह सकते हैं कि यह कारण इम्पॉसिबल है। सॉरी इशिता, लेकिन हम तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकाल पाएंगे, रोहित हंसता हुआ इशिता से कहता है। क्या मतलब है तुम्हारा रोहित? इशिता रोहित से पूछती है। क्या बताऊं इशिता डार्लिंग, इतने दिनों तक तुम्हारे नखरे उठाकर परेशान हो गया हूं, और इतनी परेशानी के बाद भी मुझे इसके बदले कुछ भी नहीं मिला, रोहित इशिता से कहता है। लेकिन तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना? इशिता थोड़ी इमोशनल होती हुई कहती है। मैं तुमसे प्यार व्यार कुछ नहीं करता हूँ, तुमसे सिर्फ एक ही इंसान प्यार करता था, और वो था शाय, जिसको मरे हुए भी 2 साल हो गए। इसका मतलब अब तुमसे कोई प्यार नहीं करता, खासकर मैं तो बिल्कुल नहीं। मैं तो बस तुम्हारे पिता मिस्ट्री प्लेनेट की अथॉरिटी के चीफ प्रेसिडेंट के कारण मैं तुम्हारे पीछे था, लेकिन जब वो हट गए तब मेरा मतलब भी तुम्हारे से खत्म हो गया। लेकिन मुझे लगा मैं तुम्हारे साथ और मस्ती कर सकता हूँ, इसलिए इतने दिनों तक तुम्हारे साथ था। लेकिन अब मुझे ना तो तुम्हारे बाप की जरूरत है और ना ही तुम्हारी जरूरत है, और वैसे भी तुम्हारी जैसे लड़कियां मेरे पीछे हजारों खड़ी है, इसलिए मैं यह नहीं चाहता हूँ कि मैं अपना सारा टाइम तुम पर बर्बाद कर दूँ, रोहित इशिता को बताता है। अवनी हमेशा सही कहती थी कि तुम और तुम्हारे भाई पर कभी विश्वास मत करना, लेकिन मैं ही पागल थी जो तुम लोगों पर विश्वास कर बैठी। इशिता अवनी की बात याद करती हुई रोहित से कहती है। अरे हाँ, अवनी से याद आया कि अगले 15 से 20 दिन में अवनी और उसकी घमंडी माँ क्वीन दोनों भी भगवान के पास जाने वाली है, और तब तक तुम भी उन्हीं के साथ ऊपर मिलोगे, रोहित हंसता हुआ इशिता से कहती है। क्या मतलब है तुम्हारा? इशिता को विश्वास नहीं हो रहा था कि रोहित इतना कमीना ही सकता है। मेरा मतलब यह है कि बहुत जल्दी श्रीवास्तव फैमिली पूरी मौत की नींद सोने वाली है, उसके बाद मिस्ट्री प्लेनेट और अर्थ पर सिर्फ और सिर्फ अग्रवाल और अरोड़ा फैमिली का राज होगा, रोहित कहता है। रोहित अपनी बात कर रहा था कि तभी वहां पर आकाश भी आ जाता है, को रोहित के कान में कुछ कहता है। लेकिन तुम भूल रहे हो, क्वीन मिस्ट्री प्लेनेट की सबसे पावरफुल इंसान है और अवनी की कई कम कमजोर नहीं है, इशिता रोहित से कहती है। इशिता डार्लिंग, तुम भी हमारे पावर डिस्चार्ज टैबलेट्स के बारे में भूल रही हो। वह टैबलेट्स एक इंसान जो चाहे कितना भी पावरफुल हो उसे एक नॉर्मल इंसान जितना ही बना देता है, और क्वीन और अवनी की वो टैबलेट्स दे देने के बाद तो उनको मारने का काम इन लोगों में से कोई भी कर सकता है। बाय द वे, मुझे अब जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पिता और अरोड़ा फैमिली ने क्वीन और अवनी की खत्म करने का सारा प्लान बना लिया है, रोहित कहता है।
यदि तुम यहाँ से जिंदा निकल गई तब अगले महीने की 20 तारीख को हमारे उसी पब में पार्टी है, तो आना जरूर। बाय बाय इशिता डार्लिंग। रोहित हंसता हुआ कहता है और उसके बाद वो सभी वहां से चले जाते हैं। रुको प्लीज, मुझे यहाँ से निकालो प्लीज। इशिता रोती हुई रोहित और उनके लोगों से रिक्वेस्ट करती है, लेकिन उनमें से कोई भी पीछे तक नहीं मुड़ता है। आप क्या करूं? मुझे इन जैसे कमीनों के साथ अकेले कभी नहीं आना चाहिए, और अब तो अवनी और क्वीन आंटी को इनके प्लान के बारे में बताना होगा, लेकिन मैं यहाँ से बाहर कैसे निकालूं? इशिता अपने आप से कहती है। आप क्या करूं? मुझे इन जैसे कमीनों के साथ अकेले कभी नहीं आना चाहिए, और अब तो अवनी और क्वीन आंटी को इनके प्लान के बारे में बताना होगा, लेकिन मैं यहाँ से बाहर कैसे निकालूं? इशिता अपने आप से कहती है। इधर अनिका, निधि और जय ने जब रोहित की बातें सुनी तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। रोहित और इनका परिवार सच में इतना कमीना है क्या? निधि हैरानी में अनिका से पूछती है। हाँ कमीना तो है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये लोग खूनी भी हो सकते हैं, वो भी सिर्फ कुछ पैसों और पावर को लेकर। ये लोग इतने कब गिर गए ये पता ही नहीं चला। मुझे आज तक यही लगता था कि सिर्फ रोहित और आकाश ही ऐसे कमीने लोग हैं जो लड़कियों के साथ जबरदस्ती करते हैं, और इनकी वजह से कई लोगों ने सुसाइड भी कर लिया था, और अब ये लोग खूनी भी बन जाएंगे। मेरा मन तो नहीं कर रहा है इस इशिता की बच्ची को इस वैली से बाहर निकालूं, लेकिन अभी हमें अपनी नोक झोंक भुलाकर इशिता को बाहर निकालकर सबसे पहले शेल्टर पहुंचकर क्वीन और अवनी को इनके प्लान के बारे में बताना होगा। अनिका सभी से कहती है। अनिका की बात को सभी मान जाते हैं, और फिर रोहित और आकाश के वहां से जाने के बाद अनिका, निधि और जय तीनों इशिता के पास आ जाते हैं। इशिता अभी भी वहीं नीचे खड़ी होकर वैली से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी कि तभी उसे ऊपर 3 लोग दिखाई दिए जो इधर उधर कुछ ढूंढ रहे थे। अनिका, जय और निधि, तुम तीनों यहाँ पर कैसे? इशिता सरप्राइज के साथ उन तीनों से पूछती है। तुम्हें हमारे यहाँ होने से प्रॉब्लम है तो हम यहाँ से चले जाते हैं। अनिका थोड़े गुस्से से इशिता से कहती है, क्योंकि उसकी वजह से आज शायद उनके बीच नहीं था। तुम तीनों प्लीज जाना मत, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? इशिता अपने चेहरे पर स्माइल लाती हुई अनिका और बाकी सब से कहती है। मैं गुस्सा इसलिए हूँ क्योंकि तुम्हारे घमंड और बेवकूफ़ी की वजह से आज शायद जैसा भाई और दोस्त मेरे साथ नहीं है। यदि तुम अपने घमंड को थोड़ा कंट्रोल कर लेती तो आज शायद हमारे साथ होता। अनिका गुस्से से इशिता से कहती है। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि तभी पीछे से एक बहुत ही पावरफुल विंड का झोंका आया, जिसके कारण उन तीनों का बैलेंस बिगड़ गया और वो तीनों भी डेजर्ट वैली में गिर गए। जैसे वो तीनों नीचे गिरे वैसे ही अनिका और निधि ने तो अपने एलिमेंट पेट को सम्मन कर लिया ताकि वो वैली में गिरने से लगने वाली चोट से बच सके, लेकिन जय ऐसा नहीं कर पा रहा था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या। वह बार हवा ने अपने हाथ पैर चलाए जा रहा था। जब इशिता ने देखा कि जय ने अभी तक अपने पेट को सम्मन नहीं कर पाया है तो उसने अपने पेट की मदद से जय को गिरने से बचा लिया। तुम तीनों एक साथ वैली में कैसे गिर गए? सभी के नीचे आने के बाद इशिता सभी से पूछती है। किसी ने तो हमें इस वैली में गिराया है, किसी के पास विंड एलिमेंट है, इसका यूज करके हमें इस वैली में धकेला है, लेकिन वह इंसान कौन है? अनिका इशिता और बाकी दोनों को बताती है। वो मैं हूँ, पहचाना। वैली के ऊपर खड़ा हुआ रोहित अनिका से कहता है। ये वापस कैसे आ गया? जय कहता है। सॉरी, लेकिन मैंने तुम तीनों को बहुत पहले ही नोटिस कर लिया था, लेकिन तब तक तुम लोगों ने मेरी और इशिता की सारी बातें सुन ली, इसलिए अब तुम तीनों को अभी के लिए शेल्टर नहीं जाने दे सकता हूँ, नहीं तो मेरा और बाकियों को प्लान तुम लोग शेल्टर जाकर पूरी तरह से बर्बाद कर दोगे, इसलिए तुम अभी के लिए इशिता को कंपनी दो। यदि यहाँ से जिंदा बाहर निकल गए तब तुम लोगों ने सुना ही होगा कि अगले महीने में मेरे पब में पार्टी है, उसमें आना जरूर। अब चलता हूँ, चारों बेवकूफ इस वैली में मजे करो। रोहित हंसता हुआ सभी से कहता है। साले कुत्ते कमीने, जय अपने एलिमेंट पावर से एक भारी पत्थर रोहित की तरफ फेंकता हुआ उससे कहता है। लेकिन वैली काफी ऊंची होने के कारण वह पत्थर ज्यादा ऊंचा नहीं जा पाता है। जय तुम बहुत जोशीले हो, लेकिन फिर भी अपनी एनर्जी और पावर बचा के रखो, आगे तुम्हें एलियंस से लड़ने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। यह मेरी लास्ट एडवाइस है।
चलता हूँ, फिर मिलना हुआ तो मिलेंगे, बाय बाय इशिता डार्लिंग और मेरे बाकी नमूनों। रोहित सभी को पोक करता हुआ कहता है और फिर वह अपनी लोगों के साथ शेल्टर की तरफ निकल जाता है। रोहित ने इन लोगों पर नजर रखने के लिए किसी को भी नहीं छोड़ा था, क्योंकि वह बहुत अच्छे से जानता था कि इस वैली मोस्टली लोग मौत की नींद सो जाते हैं और जो कोई किस्मत से जिंदा बच भी गए उन्हें इस वैली से निकलने के लिए करीब 10 दिनों तक उत्तर दिशा में आगे बढ़ते रहना होगा, फिर जाकर ये लोग बाहर निकल पाएंगे। पिछले बार एक 10 लोगों की टीम जिसमें सभी लोग लेवल 9 एलिमेंट वाले लोग थे, उनमें से सिर्फ एक ही इंसान ऐसा था जो यहाँ से बाहर आ पाया था और वह इंसान भी बहुत ज्यादा घायल था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन चारों का यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन सा है। इसलिए रोहित को इन लोगों पर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं लगी। अब हम क्या करें, उस कमीने ने तो पहले ही हमें ढूंढा हुआ था। जय सभी से कहता है, हमें कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा ताकि तुम समय पर शेल्टर पहुंचकर अवनी और क्वीन को इन लोगों का प्लान बता सके। अनिका सभी को कहती है, हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। यहाँ से बाहर निकलने के दो ही रास्ते हैं, पहला यहाँ से उड़ते हुए बाहर निकलना, जो कि हम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक ऐसा एलिमेंट पे चाहिए जो लेवल 6 से ऊपर का हो, वही इस वैली से बाहर निकाल सकता है। और दूसरा है नॉर्थ डायरेक्शन में करीब 500 मील की दूरी पर यह वैली डेजर्ट के सरफेस एरिया जैसी हो जाएगी, वहां से हम बाहर निकल सकते हैं, लेकिन उसमें में भी एक प्रॉब्लम है। इशिता उदास होती हुई अनिका और बाकी दोनों से कहती है, वहां से बाहर निकलने में क्या प्रॉब्लम है? अनिका कंफ्यूज होती हुई पूछती है। पहले प्रॉब्लम तो यह है कि वहां तक हम अपने पेट की मदद से नहीं जा पाएंगे, हमें पैदल चलकर ही 500 मील की दूरी तय करनी पड़ेगी, जिसमें हमें लगभग 4 से 5 दिन का समय लग जाएगा। इसका मतलब हमें शेल्टर पर समय रहते नहीं पहुंच सकते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम ये कि यह रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक है। और तीसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ज्यादा खाना भी नहीं है और यह वैली भी सिर्फ पत्थरों से भरी हुई है। इशिता सभी को बताती है, उस रास्ते में किस तरह का खतरा है, क्या तुम्हें पता है? अनिका थोड़ी क्यूरियस होती हुई इशिता से पूछती है, ये तो पता नहीं है, लेकिन मैंने सुना था कि पिछले बार एक 10 लोगों की टीम जिसमें सभी लोग लेवल 9 एलिमेंट वाले लोग थे, उनमें से सिर्फ एक ही इंसान ऐसा था जो यहाँ से बाहर आ पाया था और वह इंसान भी बहुत ज्यादा घायल था। और जब हमने उससे पूछा कि वहां पर किस तरफ के एलियंस है, लेकिन इस आदमी को कुछ भी नहीं पता था। उसने सिर्फ इतना कहा था कि उसने अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी टीम के हर मेंबर के एक एक करके सभी के टुकड़े होते हुए देख रहा था। उसे वहां पर कोई एलियंस दिखाई नहीं दिए थे। इशिता बताती है, ये सुनने में तो बहुत डरावना और बहुत ही खतरनाक लग रहा है। अनिका दी, क्या हम सच में इसी रास्ते से आगे जाने वाले हैं क्या? जय थोड़ा डरता हुआ अनिका से पूछता है, हम सब उड़कर तो इस वैली से बाहर नहीं जा सकते हैं, तब हमारे पास यही रास्ता बचता है। हम चाहे या ना चाहे, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए हमें अपनी जान खतरे में भी डालनी पड़ेगी। अनिका सभी से कहती है, उड़ने वाला पेड़ तो सिर्फ शाय के पास था, लेकिन वो भी हमारे साथ नहीं है और उसकी वजह सिर्फ तुम और रोहित हो। तुम दोनों की वजह से आज शाय हमारे बीच नहीं है। अभी तो ये भी पता नहीं है कि वह जिंदा भी है या नहीं। जय गुस्सा करता हुआ इशिता से कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं तब सिर्फ रोहित की बात मानती थी। इशिता जय से माफी मांगती हुई कहती है, जय बस करो अब, जितनी गलती इशिता की है उतनी ही गलती हमारी भी है, हमें कभी भी शाय की अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। अनिका जय से कहती है, हाँ जय, अनिका सही कह रही है, इसमें हम सब की गलती बराबर है। यदि हम चारों में से कोई एक भी रुक जाता तो आज शायद यहाँ होता, लेकिन हम चारों ही नहीं रुके। निधि सभी से कहती है, हम सबको आपस में लड़ना नहीं चाहिए। यदि हम में से किसी के कुछ भी हो गया तो हमारे यहाँ से निकलने के चांस बहुत कम हो जाएंगे, इसलिए जब तक हम यहाँ से नहीं निकल जाते तब तक कोई भी किसी दूसरे से किसी भी बात पर नहीं लड़ेगा, खासकर जय और इशिता तुम दोनों। अनिका सबको समझाती है, ठीक है अनिका, ठीक है दी, इशिता और जय दोनों कहते हैं। ठीक है, फिर हम सब बड़े ही ध्यान और सावधानी बरते हुए नॉर्थ की तरफ चलते हैं। अनिका इतना कहकर आगे बढ़ जाती है। सभी लोग अपने एलिमेंट पेट्स को वापस भेजने की हिम्मत भी नहीं कर सकते थे।
क्या पता कब कहां से कोई एलियन उन पर हमला कर दे, इसलिए वो लोग बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ रहे थे। आधे दिन चलने के बाद, दी क्या हम कुछ देर रेस्ट नहीं कर सकते हैं क्या? पीछे ही पीछे चलता हुआ जय अनिका जो सबसे आगे चल रही थी उससे अकता है। हाँ अनिका, जय सही कह रहा है, हमें कुछ देर रेस्ट करना चाहिए। इशिता को जय के आगे थी, वह कहती है, मैं भी यही सोच रही थी कि अब हमें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। वैसे भी हमारी किस्मत अब तक काफी अच्छी थी कि तभी तक हमें कोई भी खतरनाक एलियन नहीं मिला है। अनिका रुकती हुई सबसे कहती है। चारों वहीं पर कोई सेफ सी जगह को देखकर वही आराम करने लगते हैं और आगे का प्लान बनाते हैं। कुछ देर के आराम के बाद वो सभी फिर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन इस समय उनकी किस्मत थोड़ी खराब हो गई क्योंकि उनके सामने एक बहुत अजीब सा जानवर आ गया जो देखने में बड़ा ही खतरनाक और डरावना था। उसका सिर पूरी तरह से एक्सपोज था और उसी एक्सपोज सिर के अंदर एक आंख लगी हुई थी जिसका रंग लाल था। कुछ देर तक देखने के बाद पता चला कि वह आंख लाल नहीं बल्कि उसके सिर से बह रहा खून उसे लाल किए हुए था। सारे सुनो, लगता है यह एलियन बहुत बुरी तरह से घायल है, इसलिए हमें बिना गलती किए इसे मरना होगा। नहीं तो जिस तरह से यह एलियन हमें देख रहा था ऐसे तो ये हमें आगे जाने नहीं देगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इसे खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अनिका सभी को कहती है और फिर सभी अपने अपने सबसे पावरफुल एलिमेट पैट्स को आगे भेजते हैं क्योंकि वह एलियन ऑलरेडी घायल था और वो नहीं चाहते थे कि किसी को भी उस एलियन के अटैक से चोट लगे ताकि वो चारों बिना किसी चोट के आगे का सफर तय कर सके। जैसे ही चारों पेट उस एलियन पर अटैक करने के लिए आगे, वह एलियन रोर करता है और उसके रोर करते ही चारों जो लेवल 9 के पेट थे वो चारों ऐसे पीछे की ओर जाते हैं जैसे वो कुछ थे ही नहीं। लेकिन वह एलियन इस अटैक के बाद और भी कमजोर पड़ गया था क्योंकि उस एलियन ने जैसे ही अपना विंड अटैक लॉन्च किया वैसे ही उसके एक्सपोज सिर व आंख बाहर आ गई और खून लगातार बहे जा रहा था, जिसके बाद देखते ही देखते वह एलियन नीचे गिर गया और कुछ ही देर बाद मर भी गया। उसके बाद अनिका ने एक बार और कंफर्म किया कि यह एलियन सच में मार गया है या नहीं। जब ये बात कंफर्म हो गई कि यह एलियन मार चुका है तब जाकर सभी उसके पास जाते हैं और वो लोग देखते हैं। यह एलियन बहुत ही अजीब है, आज से पहले मैं कभी भी ऐसा एलियन नहीं देखा जिसका आधा शरीर कुत्ते का और आधा शरीर भेड़िए का है और चेहरा शेर का है। अनिका उसको देखती हुई कहती है कि तभी उन्हें अपने पीछे से वैसी ही आवाजें सुनाई देती है जैसी इस एलियन ने निकाली थी जब उसने रोर किया था। भागो सभी, इसके और साथी भी आ रहे हैं। भागो, इशिता सभी से कहती है और फिर सभी एक पेड़ पर बैठ जाते हैं जो सबसे फास्ट था क्योंकि इस वैली कुछ रास्ते ऐसे हैं जहां से चारों पेड़ एक साथ नहीं निकल सकते हैं, इसलिए सभी ने इशिता के थंडर एलिमेंट पेड़ पर बैठ जाते हैं जो स्पीड के मामले में बाकी पेट से ज्यादा फास्ट था। इशिता का पेट एक पैंथर था इसलिए उसके पेट का फास्ट होना ऑब्वियस था। जैसे जैसे वो चारों आगे की ओर बढ़ रहे थे वैसे वैसे उनके पीछे शेर के मुंह वाले एलियंस की संख्या बढ़ती जा रही थी। देखते ही देखते उन एलियंस की संख्या पहले 10 फिर 20 और अब लगभग 100 से ऊपर थी। इशिता, रुकना मत, नहीं तो हम सब हमेशा के लिए रुक जाएंगे, इसलिए जब तक जान है तब तक अपने पेट को दौड़ाते रहना। अनिका पीछे देखती हुई इशिता से कहती है। लेकिन अनिका, मैं अपने पेट को ज्यादा देर तक ऐसे नहीं रख सकती हूँ। हम सबको कोई दूसरा पेट चाहिए ताकि यह अपनी एनर्जी को वापस रिस्टोर कर सके। यदि हमने इसे ऐसे की दौड़ाते रहे तो कुछ समय बाद यह अपने आप ही जमीन पर गिर जाएगा। इशिता सभी से कहती है। मैंने तो पेट की एनर्जी ड्रेन के बारे में सोचा ही नहीं, पर हम रुक नहीं सकते हैं इशिता, अभी के लिए रुकना मत, तब तक मैं कोई रास्ता निकलती हूँ, अनिका कहती है। कुछ दूरी तक जाने के बाद वो चारों देखते हैं कि उनके आगे एक इंसान अचानक से आ गया और देखते ही वह आगे से गायब हो गया। वह इंसान इतना फास्ट था कि उन चारों में से किसी ने भी उसका चेहरा तो क्या, उन्हें तो ये भी पता नहीं चला कि वह इंसान भी है या नहीं। और फिर उन चारों को पीछे से एलियंस की चिल्लाने की आवाज आने लगी। जैसे ही उन लोगों ने पीछे देखा तो वो सब हैरान रह गए थे क्योंकि एक सेकंड पहले तो उन्होंने उस इंसान की पीछे जाते हुए देखा और एक सेकंड बाद ही उनके पीछे वाले एलियंस में से कई दर्जन एलियंस के शरीर के टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हुए और वह इंसान अभी भी उन एलियंस की पूरी सेना के बीच घूमे जा रहा था और हर एक सेकंड में कई सारे एलियंस के सिर हवा में दिखाई दे रहे था।
अगले 20 सेकंड में सैकड़ों की संख्या के एलियंस में से एक भी एलियन जिंदा नहीं बचा था। सभी टुकड़े टुकड़े हुए जमीन पर पड़े हुए थे। वहां की जमीन और दीवारें पूरी तरह से खून से सन गई थी। इधर अनिका, इशिता, निधि और जय चारों भी रुक गए थे क्योंकि इससे आगे जाने का रास्ता पत्थरों से बंद हो रखा था, इसलिए वो लोग और आगे नहीं जा पा रहे थे। इसलिए वो चारों लोग उस इंसान को देखे जा रहे थे। हालांकि इस इंसान की पीठ उन चारों की तरफ होने के कारण वो लोग उसका चेहरा नहीं देख पा रहे थे। वो सभी इस आदमी के बारे में सोच रहे थे कि तभी वो चारों एक साथ बहुत ही ज्यादा आवाजें सुनते हैं जो उन्हीं की तरफ आ रही थी। उसके बाद देखते ही देखते उस वैली में बाढ़ की तरह एलियंस उस आदमी पर अटैक करने के लिए आ रहे थे। लेकिन इस बार वो एलियंस अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ बहुत से डिफरेंट टाइप के एलियंस आ रहे थे जिनकी संख्या हजारों में थी। अब तो हम गए, जय कहता है। जय के ऐसा कहते ही वह आदमी पीछे मुड़ता है और उन चारों की तरफ आने लगता है। जैसे ही उन चारों ने उसका चेहरा देखा वो शॉक्ड हो गए क्योंकि वह आदमी और कोई नहीं बल्कि शाय था जिसने अपने सारे एलिमेंट को ऑलरेडी मैक्सिमम लेवल तक अपग्रेड कर चुका है, जिसके कारण उसकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये तो शाय है, जय हड़बड़ाती हुई आवाज में कहता है। तुम चारों जल्दी से तुम्हारे पीछे वाले गेट के अंदर जाओ, शाय जोर से सभी को आवाज देता हुआ कहता है। जैसे ही उन्होंने शाय की आवाज सुनी वो सभी पीछे देखते हैं। अब तक जहां पर पत्थरों से रास्ता बंद हो रखा था, अब वो सभी पत्थर अपने आप दूर होने लगे। जब सारे पत्थर रास्ते से हट गए तब वो चारों देखते हैं कि उस रास्ते पर एक बहुत ज्यादा बड़ा खुला मैदान है। वह मैदान इतना बड़ा था कि उसके सामने एक क्रिकेट स्टेडियम भी छोटा पड़ जाए। तुम चारों सोच क्या रहे हो, जल्दी से उस ग्राउंड में जाकर खड़े हो जाओ, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे, शाय फिर उन सभी से कहता है। शाय के कहते ही वो सभी उस ग्राउंड में चले जाते हैं। उसके बाद वो चारों शाय को देखने लगते हैं। इशिता जैसे ही शाय को देखती है उतने में ही शाय अपनी जगह से ऐसे गायब हो जाता है जैसे पहली बार इशिता के पेट के सामने से गायब हुआ था, और अगले ही सेकंड शाय उन सब के सामने आ जाता है, जिसको देखकर इशिता बहुत ज्यादा हैरान थी क्योंकि अब शाय थंडर से ज्यादा फास्ट था कि वह लिटरली ऐसा दिखाई दे रहा था कि एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं। उसके बाद शाय अपने पेट फ्लेम डिस्ट्रॉयर को सम्मन करता है, लेकिन इशिता, अनिका, जय और निधि को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी एलियन की फोर्स के सामने एक छोटा से पेट की सम्मन करने का क्या फायदा, जबकि इनमें से एक एलियन ने भी 4-9 लेवल पेट को ऐसे हवा में उड़ा दिया जैसे वो कुछ थे ही नहीं। और इस फोर्स में तो सैकड़ों की संख्या में शेर के मुंह वाले एलियन हैं जो विंड एलिमेंट का यूज भी कर सकते हैं। इशिता शाय को कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन वह बीच में ही रुक गई क्योंकि जैसे इशिता जैसे ही कुछ कहने वाली थी कि तभी उसके के ऊपर एक परछाई आ गई जो बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। वह परछाई शाय के पेट फ्लेम डिस्ट्रॉयर की थी जो ट्रांसफॉर्म होने के बाद इस पूरे मैदान को ढक सा लिया था। इशिता और निधि फ्लेम डिस्ट्रॉयर की इस फॉर्म को देखकर डर सा गए थे। वो सभी जहां पर खड़े हुए थे उसके ऊपर आग की तरह दिखाई देने वाले पंख थे जो देखने में ऐसे लग रहे थे कि वह पंख उन सभी को कभी भी राख बना सकते हैं। फ्लेम तैयार हो जाओ अपनी अल्टीमेट आर्ट दिखाने के लिए, शाय अपने पेट के सिर पर खड़ा होकर फ्लेम डिस्ट्रॉयर से कहता है। हेलो तुम चारों, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मेरे पेट फ्लेम पर आ जाओ, नहीं तो तुम नीचे ही जल जाओगे, शाय अनिका, इशिता, निधि और जय से कहता है। शाय के कहते ही उन्होंने बिना सोचे समझे फ्लेम डिस्ट्रॉयर पर आ गए। अनिका जो इस टीम की सबसे स्मार्ट मेंबर थी, उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह आगे क्या सोचे। उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने जो इंसान है वो असल में शाय ही है क्या, क्योंकि अनिका को शाय बहुत ज्यादा अलग फीलिंग दे रहा था और ऐसा ही हाल जय का भी था। लेकिन वो सभी अभी शाय से कुछ नहीं पूछते हैं, और पूछते भी क्या, उनके मन के सवाल शाय की देखते ही गायब हो जाते। नो फ्लेम आर डिस्ट्रॉय हेल फायर। जैसे ही वो सारे एलियंस उस ग्राउंड से 500 मीटर की दूरी पर थे तभी शाय अपने फ्लेम डिस्ट्रॉयर की लेवल 9 8 को कास्ट करता है, और फिर उसके बाद जो होता उसे देखकर उन चारों के मुंह और आंखें सब खुली की खुली रह गई। जैसे ही फ्लेम डिस्ट्रॉयर अपनी 9 फ्लेम आर्ट से अटैक करता है वैसे ही वह वैली पूरी तरह से डार्क रेड फायर से भर जाती है। डिस्ट्रॉय की हेल फायर इतनी पावरफुल थी कि उस फ्लेम की लगते वैली से बाहर भी निकलने लगी थी, जबकि उस वैली की गहराई काफी ज्यादा थी।
उसके बाद फ्लेम डिस्ट्रॉयर ने हेल फायर का अटैक रोक दिया। उसके बाद उन्होंने देखा कि उस वैली में जहां से वो सारे एलियंस दौड़ते हुए आ रहे थे वहां सब कुछ जलकर राख हो गया था। हैरानी की बात यह थी कि फ्लेम डिस्ट्रॉयर की हेल फायर आग ने वैली की दीवारों को भी जला दिया था, जिसके कारण अब वहां का रास्ता बहुत ज्यादा चौड़ा हो गया था। लेकिन उस फायर से एक एलियन अभी भी बच गया था, जिसको देखकर शाय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जिसे इशिता ने नोटिस कर लिया था। फ्लेम इन चारों का ध्यान रखना, मैं अभी आया। शाय अपने पेट फ्लेम डिस्ट्रॉयर से नीचे उतरता हुआ कहता है, फिर उस एलियन की तरफ चला जाता है। जब इन चारों ने उस एलियन को देखा तो वो चारों और ज्यादा शॉक्ड रह गए, क्योंकि वह एलियन एक इंसान लग रहा था और जैसे जैसे वह एलियन और नजदीक आया तो वो देखते हैं कि यह कोई इंसान नहीं है बल्कि इंसान के रूप में मॉन्स्टर है, क्योंकि उस एलियन के 4 हाथों के साथ 2 टेंटिकल्स थे जो उसकी पीठ पर लगे हुए, जो उस एलियन के हाथ जैसा काम कर रहे थे। इंसानी कीड़े, तूने मेरे साथियों को मार कर अच्छा नहीं किया। अब तुम्हें इसका हर्जाना सभी की मौत से चुकाना पड़ेगा। वह एलियन शाय को वार्निंग देता हुआ कहता है। क्या क्या यह एलियन अभी अभी बोला? जय उस एलियन की बात सुनकर सभी से पूछता है, लेकिन जय को कोई भी जवाब नहीं मिलता है, क्योंकि वो तीनों भी उतने ही सरप्राइज थे जितना जय था। लेकिन इशिता की नजरें उस एलियन पर ना होकर शाय पर थी, क्योंकि इशिता को शाय की ऐसे खतरनाक सिचुएशन में स्माइल देना बहुत ही ज्यादा अजीब और मिस्ट्रियस था। इसलिए इशिता अभी भी शाय की इस स्माइल के पीछे का राज को समझने की कोशिश कर रही थी। फाइनली वो समय आ ही गया जब मैं एक एस क्लास डिमन से फाइट करूंगा। काफी समय के बाद जाकर मुझे एक एस क्लास डिमन मिला है। ये बात तो कंफर्म हो गई कि यह मेरे किसी भी पेट के अटैक को बहुत ही इजीली सरवाइव कर सकता है, लेकिन क्या यह मेरे नॉर्मल अटैक्स को सरवाइव कर पाएगा या नहीं? शाय अपने चेहरे एक स्माइल के साथ आगे बढ़ता हुआ सोचता है। उसके बाद वह एलियन अपने पीठ से एक बोन यानी कि एक हड्डी से बना हुआ हथियार निकलता है और फिर वह चिल्लाते हुए शाय की तरफ और भी तेजी से आने लगता है। उसके बाद वह एलियन अपने पीठ से एक बोन यानी कि एक हड्डी से बना हुआ हथियार निकलता है, जिसके चारों तरफ विंड बहुत ही पावरफुल तरीके से फ्लो कर रही थी और फिर वह चिल्लाते हुए शाय की तरफ और भी तेजी से आने लगता है। शाय उस एलियन को अपनी तरफ आता देखता है, वह भी अपने फायर एलिमेंट की फायर बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद उसी एलिमेंट से 2 खंजर क्रिएट करता है। उसके बाद उन खंजरों के साथ शाय भी बहुत तेजी से उसकी तरफ भागता है। जैसे ही उन दोनों के हथियार आपस में टकराते हैं, वैसे ही वहां पर भारी मात्रा में विंड और फायर का टकराव दिखाई देता है और साथ में बहुत तेज आवाज की जेनरेट होती, जिसको सुनकर चारों ने अपने कान अपने हाथों से बंद कर लिए थे। उस टक्कर की फोर्स के कारण दोनों पीछे के और काफी दूर तक चले। अब वहां पर एक काफी बड़ा होल पड़ गया था। ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, क्या शायद इससे जीत पाएगा? अनिका उस डिमन की पावर्स को देखती हुई बाकी सबसे कहती है। दिया, आपने देखा ना, शाय की पावर्स भी उसके बराबर ही है, इसलिए वह आराम से जीत जाएगा। जय अनिका की बात सुनकर उससे कहता है, लेकिन यह आखिर किस टाइप का एलियन जो इतना पावरफुल और इंटेलिजेंट है? अनिका कंफ्यूज होती हुई अपने आप से पूछती है। उसके तुरंत बाद ही शाय ने उसे कुछ ही सेकंडों में उस डिमन को बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया। इतने कम समय में वह डिमन कुछ भी नहीं समझ पाया था। एस ग्रेट डिमन, मैंने जितना सोचा था उसके काफी कमजोर है, इसलिए इस पर ज्यादा समय बर्बाद करना समय की बर्बादी ही होगी। इसकी पावर्स से मैं डिमन लॉर्ड की पावर्स को एसुम कर सकता हूँ। मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ डिमन लॉर्ड की पावर्स उससे कुछ कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन डिमन गॉड कितना पावरफुल होगा इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। शाय अपने मन में सोचता है। इधर जब उस डिमन को अपनी मौत साफ दिखाई देने लगी तो उसने अपना फाइनल अटैक करने के लिए सारी ताकत को एकजुट करने लगा। उसके बाद उस डिमन की बॉडी के चारों तरफ एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल विंड साइक्लोन क्रिएट होने लगा, जिसको देखकर शाय थोड़ा हैरान था। वह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वह डिमन करना क्या चाहता है। हालांकि शाय को किसी बात का डर नहीं था, क्योंकि इन 2 सालों में उस एनर्जी झरने की वजह से वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया था और साथ ही उसने अपने सारे एलिमेंट को फुली अपग्रेड लेवल 12 तक कर लिया था, जबकि यह डिमन सिर्फ एक एलिमेंट की लेवल 9 की पावर को नहीं झेल पाया।
कुछ ही पलों में शाय को समझ आ गया कि यहाँ पर क्या होने वाला है। जैसे ही शाय को समझ आया उसने तुरंत ही फ्लेम डिस्ट्रॉय कहा। फ्लेम उन चारों को अपने पंखों के अंदर लो। उद्धरण चिन्ह। जैसे शाय का ऑर्डर फ्लेम डिस्ट्रॉयर को मिला वैसे ही वह पहले अपने ट्रांसफॉर्म स्टेट से बाहर आ गया, जिससे वो चारों नीचे गिर गए। हालांकि वहां पर डेजर्ट की रेतीली मिट्टी होने से उन चारों को कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद तुरंत ही फ्लेम डिस्ट्रॉयर अपने ट्रांसफॉर्म स्टेट में वापस आ गया और फिर फ्लेम डिस्ट्रॉयर ने अपनी पीठ शाय की तरफ करके उन चारों को अपने पंखों से ढक लिया। इधर शाय ने भी अपने फायर एलिमेंट से एक बहुत बड़ी फायर शील्ड क्रिएट कर ली ताकि फ्लेम डिस्ट्रॉयर को ज्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि एक एस ग्रेट डिमन शाय के फ्लेम डिस्ट्रॉयर को मार सकता है। जबकि शाय को यह अटैक बहुत पावरफुल लग रहा था, इसलिए उसने बिना किसी लापरवाही के अपने दोस्तों और अपने पेट की प्रोटेक्शन के लिए शाय ने पहले ही फायर शील्ड क्रिएट कर ली। उसके बाद इस डिमन का शरीर बहुत ही पावरफुली ब्लास्ट हो गया, जिससे वहां पर एक बहुत ही बड़ा होल क्रिएट हो गया। वह होल सर्किल शेप में था, जिसकी लंबाई 2 किलोमीटर थी। वह सर्किल अब देखने में ऐसा लग रहा था कि किसी ने पिज्जा जा आखिरी स्लाइस बिना खाए छोड़ दिया हो, और वह आखिर स्लाइस शाय वाला था, जहां पर शाय और उसका पेट के साथ वो चारों भी थे। शाय की फायर शील्ड में उस एरिया को बर्बाद होने से बचा लिया, लेकिन उस डिमन की विंड फोर्स की वजह से फ्लेम डिस्ट्रॉयर के पंखों पर कुछ कट्स आ गए थे, जिसके कारण उनमें से खून बहना भी स्टार्ट हो गया था, जिससे फ्लेम डिस्ट्रॉयर दर्द में रोर करता है। जैसे ही शाय अपने पेट की हालत देखता है वह तुरंत ही उसे वापस ले लेता है ताकि वह वापस शाय के रियल्म में जाकर हील से अपने घावों को हिल करवा सके। रियल्म वह जगह है जहां पर शाय के सारे पेट्स और एंजल रहते हैं। इधर अनिका, इशिता, निधि और जय ने जैसे ही वह धमाका सुना वो चारों डर गए। वो सभी फ्लेम डिस्ट्रॉयर के पंखों के अंदर थे, इसलिए वो चारों बाहर का कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। और अब जब फ्लेम डिस्ट्रॉयर यहाँ से चला गया तब वो अपने चारों तरफ देखते हैं तो उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता कि ऐसा सीन तो वो चारों अपने सपने में भी इमेजिन नहीं कर सकते थे। उनके सामने अभी तक जो वैली थी उसका नामो निशान मिट गया और उसकी जगह इस बड़े से होल ने ले ली। यहाँ का काम खत्म हो गया है, अब यहाँ से चलते हैं, शाय बड़े ही कैजुअली से कहता है। इधर चारों ने जैसे ही यह सुना तो वो फिर से हैरान हो गए। वो चारों सोच रहे थे कि शाय इतनी कैजुअली कैसे बोल सकता है। उन्होंने ऐसी पावरफुल फोर्स आज से पहले कभी नहीं देखी और शाय इसे बड़े ही हल्के में ले रहा। आज के दिन उन चारों को जितने सरप्राइज मिले उन्हें नहीं लगता था कि आगे कभी इतने सरप्राइज का सामना फिर से होगा। अभी रात होने वाली है, यदि तुम चारों वहीं खड़े रहे तो तुम चारों इस डेजर्ट में रहने वाले कीड़ों के शिकार जरूर बन जाओगे। शाय फिर सभी को कहता है। हाँ क्या? अनिका हैरानी से बाहर निकलती हुई शाय से पूछती है। मैंने कहा है कि चलो यहाँ से, नहीं तो इस डेजर्ट में रहने वाले कीड़ों का शिकार बन जाओगे। शाय फिर सभी से कहता है। शाय की बात सुनकर सभी शाय के पीछे पीछे चलने लगे हैं। बाय द वे, तुम सब एक साथ यहाँ पर कैसे? शाय उन चारों से पूछता है। हम यहाँ पर किसी को ढूंढ रहे थे जो अपने दोस्तों के साथ इस वैली में शिकार के लिए गया था, अनिका शाय को बताती है। तुम लोग तो जानते हो कि यह वैली कितनी खतरनाक है, फिर भी तुम लोग इस वैली में क्यों उतरे? शाय अनिका को पूछता है। हम सब तो इशिता को बचाने के चक्कर में नीचे गिर गए थे, अनिका शाय को बताती है। अच्छा, तो इशिता जी आप वैली के अंदर क्या कर रही थी? शाय फिर से पूछता है। वो मैं जानबूझकर वैली में नहीं गई, मुझे रोहित और उसके दोस्तों ने धोखे से मुझे इस वैली में गिरा दिया। इशिता थोड़ी हड़बड़ती हुई आवाज में शाय से कहती है। अच्छा, तो एक बात बताओ कि तुम्हारे पिता अथॉरिटी के हेड की पोस्ट से हट गए हैं क्या? शाय इशिता से पूछता है। हाँ, पर क्यों? इशिता शाय से पूछती है। कुछ नहीं, चलो अब यहाँ से निकलते हैं, सभी अपने अपने पेट्स को सम्मन कर लो ताकि हम जल्दी से पहुँच सके। शाय कहता है। लेकिन हमें जल्द से जल्द शेल्टर जाना होगा, अनिका शाय को बताती है। पर क्यों? शाय पूछता है। क्योंकि रोहित और उसका परिवार अरोड़ा फैमिली के साथ मिलकर श्रीवास्तव फैमिली को जान से मारने की प्लानिंग कर रहा है, इसलिए हमें शेल्टर जल्दी पहुंचकर अवनी और क्वीन मैम को बताना होगा, अनिका कहती है। लेकिन क्वीन और अवनी शेल्टर की सबसे पावरफुल लोगों में आती है, तो उन्हें कोई कैसे मार सकता है? शाय कंफ्यूजन के साथ पूछता है।
अग्रवाल फैमिली ने एक ऐसी टैबलेट का निर्माण किया ही जिसको खाते ही वह उस इंसान की सारी एलिमेंटल एनर्जी की एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर वह इंसान अगले 15 दिन तक एक नॉर्मल इंसान बनकर रह जाता है। वह किसी भी एलिमेंट पावर का यूज नहीं कर पाता है सिवाय अपने पेट के संबंध को छोड़कर। इशिता उस गोली के बारे में शाय को सब कुछ बताती है, लेकिन एक बात अभी भी समझ नहीं आ रही है कि अग्रवाल या अरोड़ा फैमिली की श्रीवास्तव फैमिली से ऐसी भी क्या दुश्मनी है जिसकी वजह से वो सभी क्वीन और उसके पूरे परिवार को मारने पर तुले हुए हैं। शाय पूछता है, जितना मैं जानती हूँ वो सिर्फ इस प्लेनेट और अर्थ की सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल फैमिली बनना चाहते हैं जिससे उनका पूरा कंट्रोल इस प्लेनेट पर हो सके। और रही बात अरोड़ा फैमिली की, क्वीन ने उनके एक फैमिली मेंबर को मारा था क्योंकि उसने मेंबर ने शेल्टर की कई लड़कियों के जबरदस्ती की और फिर उन्हें मारकर शेल्टर के गेट के बाहर फेंक देता था। एक दिन उसने क्वीन की बेटी अवनी के साथ भी ऐसा करने की कोशिश की लेकिन क्वीन ने पहले ही उसे मौत के घाट उतार दिया था और अब वो लोग उसी का बदला ले रहे हैं। अनिका कहती है, फिर शाय उनकी बातों को पूरी तरह से समझता है और फिर वह अनिका से पूछता है, यहाँ से शेल्टर कितनी दूर है? उद्धरण चिन्ह, करीब 15 से 20 दिन की दूरी पर है। अनिका कहती है, और तुम्हारे हिसाब से रोहित और उसके दोस्त अब से कितने दिन में शेल्टर पहुंच जाएंगे? शाय फिर से पूछता है, करीब 13 से 16 दिन में। अनिका कहती है, फिर कोई टेंशन नहीं है, मैं तुम लोगों को शेल्टर 10 दिन में ही पहुंचा दूंगा, लेकिन अभी मैं अपने पेट का यूज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उसके पंखों में चोट लग गई है जिसके कारण वह अभी घायल है, लेकिन अगली सुबह तक वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, तब हम सब शेल्टर के निकल जाऊंगा। शाय कहता है, उसके बाद शाय इशिता के पेट पर जाकर बैठ जाता है। जैसे ही शाय इशिता के पेट पर जाकर बैठा वैसे ही सभी लोगों शाय को देखने लगे। इधर इशिता भी सरप्राइज के साथ शाय को देखे जा रही थी। क्या मैं अपने पेट का यूज नहीं कर सकता हूँ? और साथ ही साथ इशिता का पेट साइज में ज्यादा बड़ा है इसलिए हम दोनों बहुत इजीली इस पर आ जाएंगे। शाय उन सभी को अपनी तरफ देखता हुआ देखकर शाय उन सभी से कहता है। उसके बाद सभी अपने अपने पेट को लेकर शाय की बताई हुई दिशा में चले जाते हैं, लेकिन इशिता अभी भी अपने पेट के साथ वहीं पर खड़ी हुई थी क्योंकि शाय के अचानक उसके पीछे बैठने से इशिता अपने अंदर एक अजीब सी फीलिंग महसूस कर रही थी जो उसे आज से पहले कभी भी महसूस नहीं हुई। आज से पहले इशिता जब भी शाय को देखती थी तब उसे हमेशा शाय को पीटने या मारने का मन करता था, लेकिन अब जब शाय उसके इतने करीब है तब भी उसके मन में शाय को कुछ भी करने का ख्याल नहीं आ रहा था। उसका शरीर तो पूरी तरह से स्तब्ध हो गया था। इशिता जी किस सोच में हो, बाकी सारे हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। शाय इशिता को उसके कंधे से पकड़कर हिलाते हुए इशिता से कहता है, हाँ हाँ अभी चलती हूँ। इशिता अपनी सोच से बाहर आती हुई कहती है, इशिता जी किस सोच में हो, बाकी सारे हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। शाय इशिता को उसके कंधे से पकड़कर हिलाते हुए इशिता से कहता है, हाँ हाँ अभी चलती हूँ। इशिता अपनी सोच से बाहर आती हुई कहती है। उसके बाद वो सभी एक गुफा में चले गए जहाँ पर शाय पिछले कुछ दिनों से रह रहा था। यह मेरा छोटा से शेल्टर है, आज तुम सब इसी शेल्टर में रहना है, शाय सभी को कहता है। उसके बाद शाय उन सभी को अंदर ले जाता है, फिर वह अपने लिए कुछ खाना जमा करने के लिए बाहर निकल जाता है। बाहर आते ही शाय सबसे पहले एक सेफ जगह को खोजता है ताकि उसे कोई देख न सके। उसके बाद शाय अपने स्पेस एलिमेंट पेट को सम्मन करता है। वह स्पेस पेट देखने में एक लोमड़ी जैसा था जिसके 4 पंख थे, लेकिन फिर भी वह उड़ नहीं सकता था। स्पेस वॉरियर, जल्द से जल्द मुझे मिडिल माउंटेन पर टेलीपोर्ट करो, शाय उस स्पेस एलिमेंट जिसका नाम स्पेस वॉरियर है उससे कहता है। उसके बाद वह पेट अपनी मास्टर के ऑर्डर्स को मानता हुआ अपनी एक आर्ट की कास्ट करता है। उसके बाद उस पेट के चारों पंख के आगे के पूरे भाग नीले रंग में ग्लो होने लगते हैं और उसके तुरंत बाद ही शाय मिडिल माउंटेन पर बनी उसी गोल्डन गुफा में आ गया। वहां पहुंचकर शाय सबसे पहले अपने पेट के क्लोन को देखता है जो अभी भी इसी गुफा में था, क्योंकि शाय का स्पेस वॉरियर शाय को तभी टेलीपोर्ट कर सकता है जहां पर पहले से उसने अपना एक क्लोन छोड़ रखा हो। इसलिए शाय सिर्फ मिडिल माउंटेन की गोल्डन गुफा और डेजर्ट के पास वाली गुफा के बीच टेलीपोर्ट कर सकता है।
शाय जैसे ही गुफा के अंदर जाता है वह देखता है कि उस झरने के पास एक लड़की बैठी हुई तक जो पूरी तरह से दूध की तरह सफेद थी। उसके बालों से लेकर उसके कपड़ों तक सब कुछ सफेद था, लेकिन उसके कान बहुत ज्यादा अजीब थे क्योंकि उसके कान देखने में किसी कुत्ते या फॉक्स जैसे थे। शाय उस लड़की को देखकर स्माइल करता है और फिर उसके पास चला जाता है। फॉक्सी, क्या तुमने अपनी पूरी पावर्स अनलॉक कर ली क्या? शाय उस लड़की से पूछता है जिसका नाम फोक्सी था। उस लड़की ने जैसे ही शाय की आवाज सुनी वह अपनी आंखें खोलती है और फिर शाय को देखने लगती है। जी मास्टर, मैंने अपनी सारी पावर्स को अनलॉक कर ली है, लेकिन आप यहाँ पर कैसे? आपको कुछ दिन बाद आने वाले थे ना? फॉक्सी शाय से पूछती है। हमें अभी ही इस माउंटेन से निकलना है ताकि कल सुबह हम सब शेल्टर जा सके। इसलिए मैं तुम्हें और थोड़ा खाना लेने आया हूँ। यदि तुम्हारी सारी पावर्स अनलॉक हो गई तब तुम मेरी मदद कर दो। शाय फॉक्सी से कहता है। उसके बाद शाय और फॉक्सी दोनों मिलकर उस गोल्डन केव से अपना सारा सामना ले लेते हैं। फॉक्सी शाय की सोल एलिमेंट पेट है जो एक फॉक्स है, लेकिन वह तभी अपनी फॉक्स रूप में आती है जब वह फ्लेम डिस्ट्रॉयर की तरह ट्रांसफॉर्म होती है, लेकिन फ्लेम डिस्ट्रॉयर जितनी बड़ी नहीं होती है। फॉक्सी जब ट्रांसफॉर्म होती है तब वह एक हाफ फॉक्स और हाफ ह्यूमन फॉर्म में रहती है। फॉक्सी का ऊपर का शरीर तो इंसान का और नीचे का पूरा शरीर फॉक्स का बन जाता है। शाय ने फॉक्सी को गोल्डन गुफा के एनर्जी झरने के पास इसलिए छोड़ रखा था ताकि यह सोल एलिमेंट की एनर्जी से अपनी पावर्स को और ज्यादा पावरफुल बना सके, लेकिन एनर्जी के इस झरने में सोल एलिमेंट की एनर्जी बहुत कम होने के कारण फॉक्सी को इतना समय लग गया था। सब कुछ समेट लेने के बाद शाय ने फॉक्सी को वापस रियलम में भेज दिया और खुद सामान के साथ वापस डेजर्ट वाली गुफा में आ गया। गुफा में आते ही शाय देखता है कि वो चारों लोग शाय के सामने खड़े हो गए, जिसे देखकर शाय थोड़ा हैरान हो गया। क्या हुआ, तुम सब ऐसे बीच रास्ते में क्यों खड़े हुए हो? शाय सभी से पूछता है। हम सबको माफ कर दो, हम सब ने तुम्हारे साथ जो भी किया वह बहुत बुरा था, उसके लिए प्लीज हमें माफ कर दो, प्लीज प्लीज। तुम चाहो तो हम तुम्हारे कुछ भी कर सकते हैं, पैर भी पड़ सकते हैं, लेकिन प्लीज हमें माफ कर दो। सभी लोग एक साथ शाय से कहते हैं। नहीं नहीं, यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कभी भी तुम लोगों की बातों का बुरा माना ही नहीं और ना ही तुमसे किसी बात से नाराज हूं, तो फिर माफी किस बात की? मैंने हमेशा से तुम लोगों को अपना दोस्त माना है, इसलिए अब से माफी मांगना बंद करो। शाय सभी से कहता है और फिर वह उनके सामने से चले जाता है। इधर जैसे ही शाय के मुंह से ये सब निकला वैसे सभी के चेहरे एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। उन्हें लगा कि शाय कभी भी इतनी आसानी से उन सबको माफ नहीं करेगा, लेकिन शाय ने तो इतनी आसानी से माफ कर दिया। इधर इशिता ने भी बाकी सब के साथ मिलकर शाय से माफी मांग ली, क्योंकि उसे भी एहसास हो गया कि शाय रोहित जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। एक तरफ रोहित जो अपना मतलब निकलने के बाद उसे कोई मतलब नहीं रहता था, उसके बाद वह आदमी मरे या जिंदा रहे, लेकिन शाय ऐसा नहीं था। उसने खुद भी कई बार शाय को मारते मारते रह गई, उसके बाद भी शाय ने बिना एक सेकंड सोचे उसे और बाकियों को बचा लिया। और अब इशिता का नजरिया भी काफी बदल गया था, अब वह भी अपने घमंड को दूर रखकर शाय से माफी मांग रही थी, जो कि शाय के लिए भी काफी सरप्राइज की बात थी। जब शाय ने इशिता को भी अपने सामने अपना सिर झुकाए खड़े देखा तो वह भी काफी हैरान रह गया, लेकिन साथ ही साथ वह बहुत खुश भी था, क्योंकि कम से कम इशिता जो उसका बचपन का प्यार थी वह थोड़ी बहुत तो बदली, उसके लिए यही काफी था। उसके बाद सभी खाना खाने बैठ गए थे। एक तरफ अनिका, निधि और जय ने अपना अपना खाना निकाल लिया था जो शेल्टर से चलते वक्त अपने साथ लिया था, और दूसरी तरफ शाय भी अपना खाना खाने में लग गया था, लेकिन इशिता उन सभी को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखे जा रही थी, क्योंकि इशिता पिछले एक दिन से भूखी थी और उसके पास अपना खाना भी नहीं था। इशिता का सारा खाना रोहित के दोस्तों के पास था, और जब इशिता उनसे अलग हुई तो इसका खाना भी उन्हीं के पास रह गया था, इसलिए इशिता भूख के कारण शाय और बाकियों की तरफ लालच भी नजरों से देखे जा रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं बोल रही थी। अनिका और शाय को इशिता की हालत को ऑलरेडी पता थी, लेकिन शाय ने इशारे से अनिका को कुछ भी कहने से मना कर दिया, जिसके कारण अनिका और बाकी दोनों ने भी कुछ नहीं बोला। अब इशिता के मुंह में पानी आने लगा। जैसे जैसे समय बीत रहा था इशिता से रहा नहीं जा रहा था, वह बार बार अपने पेट पर हाथ फेरती है।
ताकि सभी का ध्यान उसकी भूख पर जाए, लेकिन सभी अपने अपने खाने को एंजॉय कर रहे थे। असल में इशिता से पूछा नहीं जा रहा था क्योंकि आज से पहले उसे आगे से ही खाना ऑफर हो जाता था, इसलिए उसने कभी पूछा ही नहीं और वह खुद से खाना लेना नहीं चाहती थी। इसलिए कुछ देर तक वह खाने को देखती है, अब उससे रहा नहीं जा रहा था, जिसके कारण इशिता वहां से उठकर गुफा से बाहर चली आती है। शाय इशिता को बाहर जाता हुआ देखकर बहुत बुरा लगता है। वह उम्मीद कर रहा था कि इशिता अपने लिए खाना मांग लेगी, लेकिन उसने तो ऐसा कुछ नहीं किया। शायद डिसाइड करता है कि वह पहले अपना खाना कंप्लीट करके इशिता के लिए खाना ले जाएगा। इधर इशिता गुफा के बाहर आकर पास के एक पत्थर पर बैठ जाती है और फिर वह रात के अंदर में आसमान की तरफ देखने लग जाती है कि इतने में इशिता को अपने पैरों से कुछ लगने का एहसास हुआ। इशिता ने जैसे ही नीचे देखा, वहां पर छोटा सा फ्लेम डिस्ट्रॉयर था जो बार बार अपने सिर से इशिता के पैरों को मारे जा रहा था, लेकिन बार बार पीछे की ओर गिर जाता था। फ्लेम डिस्ट्रॉयर का ऐसा रूप देखकर इशिता सोचने पर मजबूर हो जाती है कि यह फ्लेम डिस्ट्रॉयर वही है क्या जिसने एक फ्लेम में सारे एलियंस को राख में बदल दिया था। फिर वह फ्लेम डिस्ट्रॉयर अपने छोटे छोटे पंखों को इशिता के पैरों से लिपटा लेता है और कुछ देर बाद इशिता के पैरों को वापस छोड़ देता है। ऐसा फ्लेम कई बार करता जाता है और उसका ऐसा बिहेवियर देखकर इशिता खुश हो जाती है और फिर वह भी उसके साथ खेलने लग जाती है। कुछ देर बाद शाय इशिता के लिए खाना लेकर बाहर आ जाता है। शाय देखता है कि इशिता फ्लेम के साथ बच्चों की तरह खेल रही है। उसके बाद शाय इशिता के पास आकर बैठ जाता है। फ्लेम अंदर जाकर अनिका दी से अपने घावों को ठीक करवा लो। शाय अपने पेट फ्लेम डिस्ट्रॉयर से कहता है, ये लो तुम्हारा खाना, जब भूख लगी हो तब खाना मांग लेना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। शाय इशिता की खाना देता हुआ कहता है, मैंने पहले कभी खाना नहीं मांगा इसलिए नहीं कह पाई। इशिता शाय से कहती है, मैं जानता हूँ, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ही ऐसी होती है जिसमें हमें वो काम करने पड़ते हैं जो काम हमने पहले कभी नहीं किए होते हैं। शाय कहता है, शाय जल्दी अंदर आओ। इतने में अनिका शाय को आवाज देती हुई कहती है। उसके बाद सही इशिता को वही छोड़ता हुआ अंदर आ जाता है, लेकिन एक बार इशिता को देखता है। वह देखता है कि इशिता की आंखों में आंसू आ रहे थे, जिसको देखकर शाय को लगा कि रोहित के धोखा देने से यह आंसू आए हैं। फिर इस बारे में शाय ज्यादा नहीं सोचता है और अंदर चला जाता है। कुछ ही पलों में अनिका बाहर आती है। जब अनिका बाहर आती है तब वह देखती है कि इशिता की आंखों में आंसू आ रहे थे। इशिता, क्या हुआ? रोहित की वजह से दुखी हो क्या? अनिका इशिता के पास जाकर उससे पूछती है। नहीं, ऐसा नहीं है, बस शाय की एक बात से मॉम की याद आ गई। मॉम की बहुत याद आ रही है, इशिता कहती है। मैं भी कई बार घर वालों को मिस करती हूँ, अनिका कहती है। तो तुम्हें कभी रोना नहीं आता है क्या? इशिता पूछती है। आता है, लेकिन जब भी ऐसा होता है तब मैं शाय की सिचुएशन याद कर लेती हूँ, जिसके बाद मुझे रोना तो नहीं आता है, अनिका कहती है। शाय की ऐसी भी क्या सिचुएशन है जिसको याद करने भर से तुम अपनी फीलिंग पर कंट्रोल कर लेती हो? इशिता पूछती है। तुम्हें पता है क्या कि शाय अनाथ है, इसके कोई माँ बाप नहीं है, तो तुम इमेजिन कर सकती हो कि इसकी सिचुएशन हमारे से कितनी बदतर होगी, और साथ में इसके कोई दोस्त भी नहीं है। जब हमें अपनी घरवालों की याद आती है तो हम या तो अगले दिन या कुछ दिनों बाद घर पर चले जाते हैं, जबकि शाय के तो घरवाले ही नहीं है, तो वह कैसे अपने आप को संभालता होगा, यही सोचकर मैं अपने आप संभाल लेती हूँ। एक बात और, उस रोहित जैसे इंसान के लिए कभी भी अपने आंसू मत बहाना, अनिका कहती है। और इसके बाद वो दोनों कुछ और बात करते हैं और फिर सोने के लिए चले गए थे। जय ने पहले ही अपनी अर्थ एलिमेंट एनर्जी से सभी के लिए अलग अलग कमरे बना दिए थे। अगली सुबह सुबह सभी लोग शेल्टर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। शाय ने सबसे पहले अपने पेट फ्लेम डिस्ट्रॉयर को ट्रांसफॉर्म किया और उसके बाद शाय ने अपने विंड एलिमेंट पेट सम्मन किया, जिसका नाम साइक्लोन था, लेकिन वहां पर किसी भी प्रकार का कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी शाय उससे बातें कर रहा था। शाय और बाकी सब के लिए यह पेट इनविजिबल है। शाय को सिर्फ इसकी प्रेजेंस के द्वारा पता चलता था कि उसका पेट उसके पास है या नहीं। शाय को ये तक नहीं मालूम था कि इस पेट की शेप कैसी है। साइक्लोन, तुम्हें फ्लेम डिस्ट्रॉयर को तेज उड़ने में मदद करनी होगी ताकि हम सब शेल्टर 6 से 8 दिन में पहुंच जाए।
शाय अपने विंडपेट साइक्लोन से कहता है। साइक्लोन भी अपने मास्टर के ऑर्डर को मानता हुआ वैसा ही करता है जैसा उसके मास्टर ने करने को कहा था। और फिर जब फ्लेम डिस्ट्रॉय हवा था तब साइक्लोन अपनी आर्ट्स की मदद से फ्लेम डिस्ट्रॉय की गति और भी तेज कर देता था। इसी तरह शाय और बाकी सब अगले 8 दिन में वो सभी शेल्टर पहुंच जाते हैं। शेल्टर के गेट पर पहुंचते ही सभी ने क्वीन और अवनी के बारे में पूछते हैं। क्या आपको क्वीन और अवनी के बारे पता है कि वो दोनों कहाँ पर है? सभी एक साथ शेल्टर के गेट से आ रहे इंसान से पूछते हैं। मैंने क्वीन मैम को अभी अभी शेल्टर से बाहर जाते हुए देखा है जो ग्रीन हिल की तरफ जा रही थी। और अवनी उसको मैंने कुछ देर पहले मिस्ट्री प्लेनेट के पोर्टल की तरफ जाते हुए देखा था। वह आदमी शाय और बाकी सब से कहता है। थैंक यू। शाय उस आदमी को कहता है। तुम चारों अर्थ पर अवनी के पास जाओ, मैं यहाँ पर क्वीन को रोहित और उसके परिवार के प्लान के बारे में बताता हूँ। शाय सभी को कहता है। उसके बाद इशिता, अनिका, निधि और जय चारों अर्थ के लिए निकल जाते हैं ताकि वह अवनी को ढूंढ सके। शाय भी ग्रीन हिल की तरफ चला गया ताकि वह क्वीन की ढूंढ सके। प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय। इधर आराध्या यानी क्वीन अरोरा फैमिली के लोगों के बीच फंसी हुई थी। साथ ही साथ उसके सारे एलिमेंट पेट भी मारे गए थे। अब आराध्या के पास कोई और तरीका नहीं बचा था कि वह अपने आप को बचा सके। क्वीन, अब कोई फायदा नहीं है, अब तुम्हारी मौत पक्की है और बहुत जल्दी तुम्हारी बेटी और बाकी श्रीवास्तव फैमिली के मेंबर को भी तुम्हारे पास भेज दूंगा। अविनाश अरोड़ा आराध्या से कहता है। जब तक ये लोग आराध्या के पांचों एलिमेंट पेट से फाइट कर रहे थे तब तक शाय भी उनकी जगह पर पहुंच जाता है। शाय वहां पर पहुंचकर देखता है कि बहुत से लोग शाय के सामने खड़े हैं और उन सभी के सामने एक औरत खड़ी हुई थी जो आराध्या थी जिसकी पीठ शाय की तरफ थी। जैसे ही शाय वहां पर पहुंचा वैसे ही आराध्या को छोड़कर अविनाश और बाकी सब ने भी शाय को देख लिया था। इधर शाय ने जैसे ही ऐसा दृश्य देखा वह समझ गया कि अग्रवाल और अरोड़ा फैमिली दोनों ने अपने प्लान पर काम करना शुरू भी कर दिया। अरे अरे देखो तो कौन आया है। अविनाश शाय को देखता हुआ कहता है। अविनाश जैसे ही यह कहता है वैसे ही आराध्या भी पीछे मुड़कर देखती है और बाकी सब भी शाय को देखने लग जाते हैं। आराध्या ने जैसे ही शाय को देखा उनके चेहरे पर एक बहुत बड़ी खुशी की स्माइल आ गई, लेकिन शाय ने जैसे ही आराध्या का चेहरा देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। शाय अभी जो चेहरा देख रहा है उसको वह बहुत अच्छे से जानता था क्योंकि वह अपनी मॉम का चेहरा हर रोज अपनी फैमिली फोटो में देखा करता था और आज वैसा का वैसा चेहरा शाय अपनी आंखों के सामने देख रहा था। ये लो, अब तो क्वीन का बेटा भी आ गया। लगता है कि क्वीन का पूरे परिवार को मौत मेरे ही हाथों लिखी है। क्वीन, तूने जैसे मेरे बेटे को मारा था आज मैं भी पहले तुम्हारे बेटे को मरूंगा और फिर तुम्हारी बेटी और आखिर में तुम्हें मरूंगा। अविनाश शाय को देखता हुआ क्वीन से कहता है। शाय, तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज और मुझे माफ कर देना, मैंने इतने दिनों तक अपने आप और अवनी को तुमसे छुपाए रखा। आराध्या शाय से कहती है, लेकिन शाय की नजरें सिर्फ अपनी मॉम के चेहरे पर थी और जब शाय ने अपनी मॉम की बात सुनी तो वह और भी ज्यादा हैरान हो गया था। फिर वह धीरे धीरे आराध्या यानी अपनी मॉम की तरफ बढ़ता रहता है। आराध्या ने कई बार शाय को यहाँ ना आने के लिए कहा लेकिन शाय ने कुछ भी नहीं सुना, वह तो लगातार आगे बढ़ रहा था। जैसे ही शाय अपनी मॉम के पास पहुंचा वैसे शाय ने अपने हाथों से अपनी मॉम के चेहरे को छुआ और वैसे ही उसकी आंखों में आंसू आने लगे। आज कई सालों के बाद शाय की आंखों से आंसू आ रहे थे। मॉम, सच में आप ही हो ना? शाय की अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आज कई सालों बाद वह अपनी मॉम से मिल रहा है, इसलिए अपने आराध्या के चेहरे को छूता हुआ शाय पूछता है। मैं ही हूँ शाय, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें अपने बारे में नहीं बताया। आराध्या शाय से माफी मांगती हुई कहती है। मॉम, शाय इतना ही कहता है और फिर वह आराध्या के गले लग जाता है। आराध्या के गले लगते ही शाय रोने भी लग जाता है। आखिरी कई सालों तक अकेले रहने के बाद फाइनली वह अपनी मॉम से मिल पाया। काफी देर तक ऐसा ही चलने के कारण अब अविनाश इरिटेट होने लगा और फिर वह अपने आदमियों को कहता है, ये ड्रामा बहुत हो गया है, अब उन दोनों को खत्म कर दो, हमें इसके अलावा और भी कई काम है, पूरे दिन यही नहीं रहना है। अविनाश कहता है। अविनाश के कहते ही उसके आदमियों में से 2 आदमी शाय और आराध्या को मारने के लिए जाते हैं।
उन्हें लगा कि क्वीन अपनी पावर्स का यूज नहीं कर सकती और शायद भी एक 22 का लड़का है, इसलिए वो दो लोग जो लेवल 9 के थे वही उन दोनों के लिए बहुत ज्यादा होंगे। लेकिन वो दोनों लोग जैसे ही आराध्या और शाय के पास पहुंचे वैसे ही वो दोनों राख में बदल गए। उन दोनों को ऐसे अचानक से राख में बदलता हुआ देखकर बाकी सब डर सा गए थे, लेकिन थोड़ा सा डर तो अविनाश अरोड़ा भी गया, लेकिन उसने देख लिया था कि कैसे वो दोनों मारे गए। उसके बाद शाय और आराध्या के पीछे से एक छोटा सा ड्रैगन बाहर निकल कर आता है जो शाय का पेट फ्लेम डिस्ट्रॉयर था। वह कूदता हुआ उन दोनों के पीछे से आता है और फिर शाय और आराध्या के पैरा के लिप जाता है। इधर शाय भी अब तक शांत हो गया था और फिर वह अपनी मॉम को ऊपर से नीचे तक देखता है और फिर उनसे पूछता है, मॉम आपको कहीं पर भी लगी तो नहीं? उद्धरण चिन्ह, नहीं, लेकिन तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए, आराध्या शाय से कहती है। मॉम आप फिक्र मत कीजिए, आप अभी बिल्कुल शांत हो जाए, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा, आप बस आराम करिए। फ्लेम कुछ भी करना पड़े लेकिन मॉम को कुछ भी नहीं होना चाहिए, शाय पहले अपनी मॉम से कहता है और फिर अपने पेट फ्लेम की तरफ देखता हुआ उससे कहता है। शाय का ऑर्डर मिलते ही फ्लेम डिस्ट्रॉय आराध्या के पास आकर बैठ जाता है। तुम्हारा पीडी वाकई बहुत शानदार है, लेकिन तुम और तुम्हारी मॉम मेरे सामने कभी भी नहीं टिक सकते हो, इसलिए अब मारने के लिए तैयार हो जाओ, अविनाश बड़ी ही अरोगेटली शाय से कहता है। लेकिन शाय कुछ भी नहीं कहता है और फिर वह धीरे धीरे अविनाश और बाकियों की तरफ बढ़ने लगता है। इधर अविनाश की हालत खराब हुए जा रही थी क्योंकि अब जब शाय धीरे धीरे उनके पास आ रहा था तब अविनाश को शाय की पावर्स का ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील होने लगा, जिसे देखकर अविनाश ने तुरंत सभी से कहा, सभी लोग अपने अपने पेट के फ्यूज हो जाओ। उद्धरण चिन्ह, क्या, पर क्यों? एक बच्चे के सामने हम अपने पेट के साथ फ्यूजन क्यों करें? हम इसे ऐसे ही खत्म कर देंगे। उन आदमियों के बीच से एक आदमी सभी से कहता है, जितना कहा है उतना करो। अविनाश गुस्से में सभी से कहते हैं और फिर अविनाश और इसके परिवार के बाकी मेंबर जिनमें सक्षम अरोड़ा भी थे वो सभी अपने अपने पेट्स के फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होने के बाद वो सभी किसी 20 से कम नहीं लग रहे थे। क्या हुआ, डर गए? लेकिन मैंने तो अभी स्टार्ट ही नहीं किया। शाय अपने चेहरे पर एक इविल स्माइल के साथ अविनाश से कहता है, तुम आखिर हो क्या? एक ह्यूमनॉइड बैल के रूप में बदला हुआ अविनाश शाय से पूछता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम लोगों ने मेरी माँ को रुला के अच्छा नहीं किया, शाय फिर सभी से कहता है। इधर आराध्या शाय की पावर्स को सेंस नहीं कर सकती थी क्योंकि इस वक्त वह सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन ही है, इसलिए वह शाय की पावर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। इसी वजह से वह काफी परेशान थी। इसी वजह से वह कई बार शाय के पास जाने की कोशिश की, लेकिन फ्लेम डिस्ट्रॉयर ने आराध्या को पहले ही रोक लिया। आराध्या के देखते ही देखते शाय भी एक पेट के साथ फ्यूज हो जाता है। शाय का पेट के साथ फ्यूजन खत्म होते ही शाय एक स्केलेटन में बदल जाता है। इस फॉर्म में शाय का चेहरा पूरा स्केलेटन के चेहरे की तरह बदल गया और उसके खाली आंखों में रेड ओरा ग्लो होने लगा था और उसके सिर पर काले कपड़े का हुड था। इसके साथ ही उसके फेफड़े की पसलियां भी बाहर दिखाई देने लगी थी। शाय का बाकी शरीर काले कपड़े से पूरी तरह से ढका हुआ था। अब शाय और भी ज्यादा डेंजरस लगने लग गया था। अब उसके हाथ में एक स्काइप भी आ गया जो पूरी तरह से हड्डियों से बना हुआ था। शाय किसी पेट के साथ फ्यूजन नहीं किया था, उसने स्केलेटन क्वीन यानी स्केली डार्क एंजल के साथ फ्यूजन किया था ताकि वह इन सब को जल्द से जल्द खत्म करके अपनी बहन जो अभी भी अर्थ पर अजय और उसके लोगों के कब्जे में है। शाय नहीं चाहता था कि वह अर्थ पर पहुंचने में देरी ना कर दे, नहीं तो वो लोग अग्नि के साथ कुछ भी कर सकते हैं। फ्लेम कोई भी इस जगह से भागने की कोशिश करे उसे जान से मार देना, शाय फ्लेम की तरफ देखता हुआ कहता है। शाय के इतना कहते ही फ्लेम डिस्ट्रॉय अपने ट्रांसफॉर्म स्टेट में आ जाता है ताकि उसे कोई भी बचकर न जा सके। फ्लेम डिस्ट्रॉय की ट्रांसफॉर्म स्टेट को देखकर कई लोगों का हैरानी से मुंह खुला का खुला रह गया और उन लोगों में शाय की मॉम आराध्या भी थी। फिर अचानक से अविनाश और उनके लोगों के सामने से गायब हो जाता है और उसके तुरंत बाद ही उन सभी के सामने खड़े 5 लोग के शरीर अपने पेट के साथ टुकड़े टुकड़े हो गया। सारे अपने अपने एलिमेंट बैरियर लगा लो। जैसे ही उन लोगों के टुकड़े हुए अविनाश चिल्लाते हुए सभी से कहता है,
इतने में कुछ लोग और मारे गए। उन लोगों के मारने के अगले ही पल शाय सभी के सामने आ जाता है। अब की बार उसका हथियार खून से भरा हुआ था। ये देखकर कुछ तो वहां से भागने भी लगे, लेकिन इससे पहले वो भाग पाते वो सभी भी राख बन गए। सारे अपने अपने एलिमेंट बैरियर लगा लो। जैसे ही उन लोगों के टुकड़े हुए, अविनाश चिल्लाते हुए सभी से कहता है। इतने में कुछ लोग और मारे गए। उन लोगों के मारने के अगले ही पल शाय सभी के सामने आ जाता है। अब की बार उसका हथियार खून से भरा हुआ था। ये देखकर कुछ कमजोर दिल वाले तो वहां से भागने भी लगे, लेकिन इससे पहले वो भाग पाते वो सभी भी राख बन गए। तुम लोगों को सच में लगता है कि इतना कमजोर बैरियर मुझे रोक पाएगा? शाय सभी से कहता है और उसके बाद वह अपने दोनों हाथों को जमीन पर रख देता है। शाय के हाथ जमीन के कांटेक्ट में आते ही जमीन से अनगिनत छोटे छोटे स्केलेटन बाहर आने लगे और फिर सीधे भागते हुए अविनाश और उसके लोगों द्वारा बनाए गए बैरियर को तोड़ने लग जाते हैं। जैसे जैसे छोटे स्केलेटन बैरियर से टकराते वैसे वैसे वो सभी धूल बन जाते, लेकिन उन लोगों की हालत खराब होने लगी क्योंकि उन छोटे स्केलेटनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी और लगातार उनके बैरियर से टकराए जा रहे थे, जिससे कारण उस बैरियर को बनाए रखने के लिए और ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ रही थी। ये छोटे छोटे स्केलेटन कब खत्म होंगे? मैं और ज्यादा बैरियर को बनाए नहीं रख सकता हूँ, उन लोगों में से एक कहता है। उसके बाद धीरे धीरे सभी लोगों ने उस बैरियर को और ज्यादा समय तक बनाए नहीं रख पाए और कुछ ही सेकेंडों में सारे एरिया का बैरियर हट गया। बैरियर के हटते ही शाय एक बार फिर से वहां से गायब हो गया और फिर एक एक करके सभी लोगों को मौत के घाट उतारता जा रहा था। कुछ ही समय में वहां के सारे लोग मारे गए सिवाय अविनाश और सक्षम को छोड़कर बाकी सबकी लाशें जमीन पर बिछी पड़ी थी। क्या हुआ मिस्टर? तुम जो भी हो, मुझे लगा कि तुम मुझे और मेरी मॉम को जान से मारने वाले हो। शाय अविनाश से कहता है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अविनाश गुस्से में चिल्लाता है और फिर दोनों अविनाश और सक्षम अपने अपने एलिमेंट की फुल पावर्स के साथ शाय पर अटैक करते हैं। सक्षम एक वाटर कैनन क्रिएट करता है जबकि अविनाश स्नो स्पाइक्स क्रिएट करता है, लेकिन वो दोनों अपने अपने अटैक लॉन्च कर पाते उससे पहले सक्षम का सिर उसके धड़ से अलग हो गया और अविनाश के हाथ और पैर कटकर अलग हो गए थे। शाय की ऐसी स्पीड देखकर अविनाश और सक्षम दोनों हैरान थे। पहले जब शाय गायब हुआ था तब इन्हें लगा कि शाय टेलीपोर्ट कर सकता है, लेकिन अब उन्होंने शाय की रियल स्पीड देखी है। कुछ ही पलों में सक्षम अरोड़ा भी मौत की नींद सो गए और अब बारी थी अविनाश की। मेरी बहन को तुम्हारे बेटे ने कहां पर रखा हुआ है? शाय अविनाश के पास आकर पूछता है। यदि मैंने नहीं बताया तो तुम क्या कर लोगे? अविनाश हंसता हुआ शाय से कहता है। अविनाश इस मोमेंट पर पूरी तरह श्योर हो गया कि वह मरने वाला है, इसलिए अब वह इस लड़के को कुछ भी नहीं बताएगा। कोई बात नहीं है, यदि तुम नहीं बताओगे तो मैं अपने आप जान लूंगा कि मेरी बहन कहां पर होगी। शाय अविनाश से कहता है और उसके बाद शाय अपने एक एलिमेंट पेट सम्मन करता है। वह पेट देखने में पूरा लाल ह्यूमन जैसा, लेकिन लंबाई भी बहुत बड़ा था। उसकी आंखें भी नहीं है और उसके शरीर की जगह जगह टेंटिकल्स उगे हुए थे। शाय का ये पेट ब्लड एलिमेंट का पेट है। साथ ही साथ शाय का ये पेट सबसे ज्यादा डरावना व सबसे ज्यादा क्रीपी था। यह क्या है? अविनाश इस क्रीपी पेट को देखता हुआ पूछता है। कुछ नहीं, बस ये तुम्हारा दिमाग में घुसकर मेरी बहन के बारे में पता लगाएगा कि उसे तुम्हारे लोगों ने इस वक्त कहां पर रखा हुआ है, शाय अविनाश से कहता है। उसके बाद शाय का ब्लड एलिमेंट पर अविनाश की बॉडी के साथ जुड़ जाता है। ब्लड एलिमेंट पेट के जुड़ते ही अविनाश बहुत तेज चिल्लाता है और फिर उसके कटे हुए हाथ और पाँव से खून भी रुक जाता है। अविनाश के पूरे शरीर पर लाल रंग की नशें बन गई थी और उसकी आंखें भी पूरी तरह खून से भर गई थी। उसके कुछ ही सेकंडों के बाद ही अविनाश की पूरी बॉडी से खून ही खून निकलने लगा और फिर वह मर गया। कभी भी लालच और पैसों के लिए इतनी बड़ी गलती मत करना जिससे तुम अपने ही पैसों को यूज ना कर पाओ। ये सब करके इसे क्या फायदा हुआ? शाय अविनाश की खून से भरी हुई बॉडी को देखता हुआ कहता है और फिर वह अपनी मॉम के पास चला जाता है। शाय की मॉम हैरानी से मुंह खुला था क्योंकि उसके बेटे ने 5 मिनट से कम समय में इतने पावरफुल लोगों को ऐसे मार दिया जैसे कि वो सब अभी बच्चे थे। क्या हुआ मॉम, आप इतनी हैरान क्यों लग रही हो? शाय स्केलेटन क्वीन से अलग होता हुआ अपनी नॉर्मल ह्यूमन में आ जाता है और फिर अपनी मॉम को पूछता है।
शायद तुम इतने कम समय में कितने स्ट्रांग बन गए हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। आराध्या शाय से कहती है। आपका बेटा हूँ, इतना कमजोर तो हो नहीं सकता हूँ। शाय हल्की सी स्माइल के साथ अपनी मॉम से कहता है। चलो अब मुझे अपनी बहन से मिलना है। शाय फिर से अपनी मॉम से कहता है और उसके बाद शाय अपनी मॉम को उतने में सहारा देता है और फिर वो दोनों शेल्टर के लिए निकल जाते हैं। शेल्टर पहुंचकर वहां पर खड़े हुए क्वीन की बॉडीगार्ड क्वीन और शाय को देखते ही क्वीन को संभालने के लिए उनकी तरफ भागने लगते हैं। सारे वही रुक जाओ, मैं अभी अपने बेटे के साथ ही रहना चाहती हूँ, मुझे अभी मेडिकल स्टाफ की जरूरत नहीं है। आराध्या अपने सभी बॉडीगार्ड से कहती है। जी क्वीन मैम, आप जैसा कहे। उनमें से एक बॉडीगार्ड क्वीन से कहता है। अब से तुम सब मुझे क्वीन की जगह मेरे नाम आराध्या से ही बुलाना। और यह बात सबको कह दो कि मेरा असली नाम क्वीन नहीं बल्कि आराध्या है और सब लोग उसी नाम से बुलाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। शाय और आराध्या दोनों पोर्टल की तरफ जाते हुए आराध्या अपने लोगों से कहती है। शेल्टर के लोगों ने जैसे ही शाय के बारे में सुना वो सभी हैरानी से शाय को देखने लगे। क्या ये शाय सच में क्वीन का वही बेटा है जो आज से कई सालों पहले मर चुका था? लेकिन जब यह मार चुका था तब ये फिर से जिंदा कैसे हो गया? शेल्टर के लोगों में से एक कहता है। मैंने तो सुना था कि क्वीन और उसके परिवार का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसके बेटे की बॉडी नहीं मिली थी, इसलिए यह पता नहीं चल पाया कि क्वीन का बेटा मरा है या नहीं, एक दूसरा व्यक्ति कहता है। एक मिनट, क्वीन के बेटे का नाम भी तो शायद श्रीवास्तव था, तो ये सच में वही शाय ही है क्या? एक और कहता है। यदि क्वीन अपने मुंह से शाय को अपना बेटा बता रही है तो यही शाय उसका बेटा होगा ना? और अब तो क्वीन ने अपना मास्क और अपना निकनेम भी हटा दिया है ना? शेल्टर के लोगों में से एक और सभी से कहता है। मॉम, आपको अभी आराम करना चाहिए ना कि मेरे साथ हट पर जाना चाहिए, शाय अपनी मॉम से कहता है। मैं ठीक हूँ, मुझे अवनी की चिंता हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पर आराम नहीं कर सकती हूँ। मैं जल्द से जल्द अवनी को भी देखना चाहती हूँ। आराध्या शाय से कहती है। ठीक है, लेकिन अब तक तो अनिका, इशिता, निधि और जय भी अवनी के पास पहुंच गए होंगे और साथ ही साथ इशिता ने अपने मॉम और डैड को भी बुला लिया होगा, इसलिए जहां तक आपको अवनी की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। शाय अपनी मॉम को शांत करवाने के लिए यह बोलता है, हालांकि यह बात तो वह भी बहुत अच्छे से जानता था कि अविनाश के बेटे के पास इतने कमजोर लोग तो नहीं ही होंगे, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। आराध्या शाय से कहती है। फिर वो सभी पोर्टल से सीधे अर्थ के मेट्रो स्टेशन के पास आ गए और फिर वहां से शाय और आराध्या के साथ साथ आराध्या के बॉडीगार्ड भी मेट्रो में आराध्या के साथ बैठ गए। सिर, आप जल्द से जल्द मॉम के लिए कुछ एनर्जी पैक्स ले आइए और किसी मेडिकल स्टाफ को बुला दीजिए प्लीज। शाय वहां पर बैठे हुए बॉडीगार्ड के हेड से कहता है। जी सिर, मैं अभी मैम के लिए एनर्जी पैक्स लाता हूँ और आपके के लिए कुछ भी खाने के लिए लाना है। वह हेड शाय से पूछता है। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। शाय कहता है। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आराध्या शाय से कहती है। मॉम, आप सही ढंग से चल भी नहीं पा रही है और आप काफी कमजोर भी हो गई है, इसलिए आपको अभी जब तक सिटी नहीं पहुंच जाते तब तक मेडिकल चेकअप करा लीजिए ताकि आपकी एलिमेंट पावर्स जल्दी वापस आ सके। शाय अपनी मॉम को समझाता हुआ कहता है। क्या बकवास कर रहे हो? अवनी इतना ही कहती है और फिर वह अपनी पावर्स की मदद से अजय का मुंह तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे ही अपनी पावर्स को इंक्रीज करती है वैसे ही वह बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। इधर अर्थ पर अवनी अभी अभी शाय के घर पर पहुंची। अभी अवनी और अजय के बीच बहस चल रही थी। कोई फायदा नहीं है अवनी, अब तुम एक नॉर्मल लड़की हो जिसके पास अपने आप को बचाने के लिए भी फिजिकल पावर भी नहीं है, इसलिए अपने कोमल शरीर को ज्यादा कष्ट मत दो। हालांकि तुम दिखने की काफी सुंदर हो, लेकिन अफसोस की बात है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा आशिक आकाश आता ही होगा। आई होप तुम उसके साथ आज रात मजे करोगी। अजय अवनी के शरीर को देखता हुआ उससे कहता है और फिर वह अपने आदमियों से अवनी की पकड़ने के लिए कहता है ताकि अवनी भागकर कहीं भी ना जा सके।
छोड़ो मुझे छोड़ो, अवनी चिल्लाती हुई कहती है। अवनी इतनी कमजोर हो चुकी थी कि अजय के आदमियों से अपने आप को भी छुड़वा नहीं सकती थी। इतने में वहां पर अनिका, इशिता, निधि और जय भी आ जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर न तो अवनी दिखाई दी और न ही अजय के लोग दिखाई दे रहे थे। इशिता, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तुमने तो कहा था कि तुम्हारे लोगों ने अवनी को शाय के घर के पास आते हुए देखा था। तो अब वो सभी कहाँ पर चले गए हैं? अनिका इशिता से पूछती है। हाँ, मैं सच कह रही हूँ, इशिता अनिका से कहती है। मेरा मतलब यह नहीं था कि तुम झूठ बोल रही हो या नहीं। मेरा मतलब यह था कि तुम अपने आदमी से बात करो और उससे पूछो कि अवनी और अजय के लोग इस वक्त कहाँ पर है। अनिका इशिता को कहती है। ठीक है, मैं अभी पूछती हूँ, इशिता अनिका से कहती है और फिर वह अपना फोन निकालती है और फिर इशिता अपने लोगों से बात करने लग जाती है। अवनी को अजय और उसके लोगों ने पास की फैक्ट्री में बंदी बनाकर रखा हुआ है। इशिता सभी को बताती है। ठीक है, फिर हम सब वही चलकर अवनी को उनके बंदी से छुड़वाएंगे, अनिका सभी को कहती है। उसके बाद सभी उस फैक्ट्री के लिए निकल जाते हैं।